जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा जी, हम लोग आज तीसरी क्लास में दाखिल हो गए हैं IE16 की, और हम लोगों ने अब तक क्या कुछ डिस्कस कर लिया है पिछली क्लास में हमने रिकॉल किया था। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि PPE स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, प्लांट से मुराद क्या है, इक्विपमेंट से मुराद क्या है, ये पता चल गया आपको। फिर हमने क्या बात की थी, क्यों वजूद में आया ऑब्जेक्टिव। तीसरी बात, किन ट्रांजैक्शंस पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, तो हमने बात की सारी PP रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे। फिर डेफिनेशन किसकी, PPE की। फिर नंबर 5वां कि हम लोग एसिड को रिकग्नाइज कब कर सकते हैं, जब दो शराइत पूरी हो जाएं। फिर इनिशियल मेजरमेंट, सही है जी। इनिशियल मेजरमेंट के बाद फिर बोलिए सब्सिक्वेंट कॉस्ट, और बस यहाँ तक हमने काम किया है। यानी कि पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने तकरीबन, ये है आपका लेक्चर 1 और 2 का एरिया जो हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है जी। अब किसकी बारी आ रही है, एक्सचेंज ऑफ एसिड की बात आ रही है, जो कि अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो हेडिंग डाल देते हैं एक्सचेंज ऑफ एसिड। एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ओल्ड एसेट है जिसकी कॉस्ट हम लेते हैं 70, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम ले लेते हैं 30 का, तो 40 उस एसेट की क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। कॉपी नहीं करना अभी काम। और इस एसेट की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू से मेंशन कर रहे हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं वो है 48, और 48 का जो अमाउंट है इसको हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। न्यू एसेट, जो पुराने एसेट के बदले और कुछ रकम के भी बदले हम लेना चाहते हैं, उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू से मेंशन कर रहे हैं, वो है लेट्स सपोज 85। वो लेट्स सपोज है कितनी, 85। और ये जो वैल्यू है, इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये क्लियरली एविडेंट है। सर, क्लियरली एविडेंट का मतलब क्या हुआ? वाज़े है। ठीक है जी, वाज़े है, जिसको हम वेरीफाई करवा सकते हैं, या यूं मैं लिख रहा हूं, जिसको हम वेरीफाई करवा सकते हैं। क्लियरली एविडेंट का मतलब वाज़े है, क्लियर है, या जिसको हम लोग वाज़े है मैंने लिख दिया, या मैं लिख रहा हूं क्या है, बोलिए, क्लियर है, या जिसको हम वेरीफाई करवा सकते हैं। और ये बात मैंने वर्बली बोली, लिख भी दी। अब देखिए कि पुराना एसेट जो हमारे पास मौजूद है,
उसकी कॉस्ट है 70, उसका अलाउंस है 30, उसकी बुक वैल्यू आ रही है 40, और पुराने एसेट की जो मार्केट वैल्यू चल रही है, जिसको हम फेयर वैल्यू बोल रहे हैं, वो क्लियरली एविडेंट नहीं है, वाज़े नहीं है, जिसको वेरीफाई हम लोग नहीं करवा सकते। कहीं हर दुकान पे जाएं और हमें पता चल जाए कि हाँ भाई ये तो इतने का इतने का इतने का है, हम इस हवाले से क्लियर नहीं है उसकी फेयर वैल्यू को लेके। लेकिन सर वो रिलायबली मेजर जरूर की जा सकती है, ठीक। और हम लोग नया एसेट लेना चाहते हैं, उसकी जो फेयर वैल्यू है या जो मार्केट वैल्यू है वो क्लियरली एविडेंट है, ठीक। ये अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं, और क्लियरली एविडेंट का मतलब हम लोग ये ले रहे हैं कि वाज़े है, क्लियर है, जिसको हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं। हमारा इस टॉपिक के अंदर यानी कि एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर जो चीज़ समझना है वो ये कि जब पुराना एसेट हमारे पास से जाएगा और बदले में हमारे पास जो नया एसेट आएगा, वो हमने नए एसेट जो हमारे पास आएगा उसको हमने कितने से डेबिट करना है, ये है अभी हमारा कंसर्न। सर पुराना एसेट जाएगा, नया एसेट आएगा, पैसा भी आएगा जाएगा, गेन होगा या लॉस होगा, यार बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सारी बातें होंगी। लेकिन अभी उन सारी बातों को साइड पे रख के मैं सिर्फ एक बात आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं इस टॉपिक को लेके कि भाई जो भी कुछ होगा, ठीक, फायदा हो नुकसान हो, पैसा आया पैसा गया, जो भी कुछ होगा, मैं तो अभी इसकी बात ही नहीं करूंगा। हमारा भी सिर्फ यहाँ पे कंसर्न क्या है, जो नया एसेट आ रहा है उसको मैंने अपने पास डेबिट कितने से करना है, ये हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे। तो ये सिनेरियो के सामने रखा 70, 30, 40 और फेयर वैल्यू वगैरह वगैरह। अब सर क्या करेंगे, आपका क्या ख्याल है कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? जी बोलिए। सप्लायर कहता है उस नए एसेट का, सप्लायर ये कहता है 85 का एसेट है, लेना है लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। नया एसेट लेना है तो लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो मैं अपने पास जो एसेट को अपने पास डेबिट करूंगा वो कितने पे करूंगा? भाई पुराना एसेट मेरे पास से जाएगा, ठीक है जाएगा, उसकी फेयर वैल्यू ये है। न्यू एसेट जो मेरे पास आएगा ना, वो डेबिट कितने से होगा, मेरा ये है सवाल। 45 बोला, 85 बोला, क्या बोला? बोले जोर से 85। जब ओल्ड एसेट और न्यू एसेट का आमना सामना हुआ, ठीक है जी, और इन दोनों में न्यू एसेट की फेयर वैल्यू वाज़े है, क्लियर है, वेरीफाई करवा सकते हैं 10 जगहों से, तो सर दिमाग में कोई दूसरी बात अगर आ भी रही है तो वो बात गलत है, क्योंकि जब एक चीज की कीमत वाज़े है, क्लियर है, एविडेंट है, तो हम उस न्यू एसेट को भी अपने पास किस अमाउंट से डेबिट करेंगे जो उस नए एसेट की क्या होगी? बोलिए, फेयर वैल्यू ऑफ, बोले, एसेट एक्वायर्ड। ये कब होगा? जब न्यू एसेट की फेयर वैल्यू क्या होगी मेरे भाइयों बहनों? एविडेंट होगी। तो इसका मतलब आपके सामने सिनेरियो आया, पुराना एसेट भी है, नया एसेट भी है, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू भी गिवन है और न्यू एसेट की फेयर वैल्यू भी गिवन है। मेरे साथ रहिएगा। सर दोनों में कुछ फर्क है। फर्क क्या है कि पुराने एसेट की फेयर वैल्यू इतनी वाज़े नहीं है, इतनी एविडेंट नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है, ठीक, बनिस्बत उस एसेट की जो हम एक्वायर कर रहे हैं न्यू, उसकी तो बड़ी वाज़े है, क्लियर है, एविडेंट है।
तो सर हमारा दिल और दिमाग कहता ही है कि जब हम अपने पास उस न्यू एसेट को डेबिट करेंगे तो जहन मेरा बोलता है कि यार चूंकि उसकी फेयर वैल्यू वाजे है, एविडेंट है, तो तुम्हारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बनता कि मैं इतने पे रिकॉर्ड करूं उतने पे रिकॉर्ड करूं, जो फेयर वैल्यू एविडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन। ठीक हो गई बात। सर गेन होगा या लॉस होगा वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ क्या मकसद है हमारा कि अदली बदली जब होगा पुराना एसेट नए एसेट के साथ, तो नए एसेट डेबिट कितने से होगा, बस। गेन लॉस विल डिस्कस लेटर ऑन। दूसरा सिनेरियो, डस्टर, हाँ जी, दूसरा सिनेरियो। तो पहला सिनेरियो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, इस सिनेरियो में हमने क्या देखा कि फेयर वैल्यू जब ओल्ड और न्यू एसेट की मालूम हो, उन दोनों में से अगर न्यू एसेट की फेयर वैल्यू वाज़े हो तो हम लोग न्यू एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, जो भी उस एसेट की फेयर वैल्यू है उतने पे रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे ये नहीं देखेंगे, यहां पे क्या देखेंगे, सप्लायर ये कहता है कि 85 का एसेट है, मैं 85 में दूंगा, लेना है लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। दूसरा सिनेरियो, रिलायबली मेजर हो सकती है, अब दोनों का टकराव हो गया, रिलायबल, ठीक है जी। और यहां पे जो पेमेंट हमारी जानिब से सप्लायर को की जाएगी वो की जाएगी 50 की। यानी कि सुनिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 2, आई मीन केस नंबर 2। अब आओ सर, अगर हमारे सामने सिनेरियो आया कि पुराना एसेट जो है वो 70 का था, डेप्रीशिएट हुआ 30 से, और डेप्रीशिएट होने के बाद वो हमारे पास 40 पे आ गया। फेयर वैल्यू इसकी अभी भी हमने कितनी ली, 48, ठीक, जिसके बारे में हम लोग बहुत क्लियर नहीं है, बहुत वाजे नहीं है, लेकिन सर फिर भी उसको हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं, यानी कि कोई उसकी ऑथेंटिक वैल्यू हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, कर ली। जो न्यू एसेट हम एक्वायर करना चाहते हैं सर, उसकी भी कोई फेयर वैल्यू वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, एविडेंट नहीं है। तो सर यहाँ पे तो कुछ टकराव हो रहा है आपस में कि दोनों तरफ रिलायबल मेजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमने मालूम करना है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे ये मालूम करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में उसकी, यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में उसकी क्या प्राइस है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नया एसेट हमको पड़ कितने में रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि सप्लायर क्या कहता है, यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में वो कितने का चल रहा है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें वो एसेट पड़ कितने का रहा है। सर सिनेरियो पहला वाला और दूसरे वाले में फर्क है बेटा, जरा क्लियर रखो बात। बिल्कुल पिछला सिनेरियो क्या था अभी, सर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू भी मालूम थी, नए एसेट की फेयर वैल्यू भी मालूम थी, क्लियर। पिछला सिनेरियो फर्क क्या था, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती थी, लेकिन न्यू एसेट की फेयर वैल्यू एविडेंट थी। तो हमने तरजीह किसको दी, जो प्राइस वाजे है हमने उसको तरजीह दी, और हमने अपने पास एसेट को रिकॉर्ड कर लिया। डन हो गई पिछला सिनेरियो। सर ये सिनेरियो पाए एग्जांपल नंबर 2 यानी कि केस 2। सर यहां पे डिफरेंस है, यहां पे क्या है, यहां पे हमें बोला भाई पुराना एसेट की फेयर वैल्यू ठीक है रिलायबल, वही वाली बात, लेकिन जो न्यू एसेट हम लोग एक्वायर करना चाहते हैं उसकी फेयर वैल्यू वाजे नहीं है, ठीक,
एविडेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन सर अब इसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। हमने बोला रिलायबली मेजर हो सकती है। आर वी क्लियर? ठीक, दिस इज केस 2। सर इस सिनेरियो में क्या करेंगे, जब दोनों का टकराव रिलायबल से हो रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो जवाब ये आया, यहाँ पे ये नहीं देखोगे कि मार्केट में कितने का चल रहा है, अल्फाज पकड़ना मेरे। यहां पे ये नहीं देखोगे कि मार्केट में वो चल कितने का रहा है, यहां पे ये नहीं देखोगे कि सप्लायर क्या मांगता है, यहां पे तुमने ये देखना होगा कि तुम्हें नया एसेट पड़ कितने का रहा है। यहां पे तुमने ये देखना होगा तुम्हें नया एसेट पड़ कितने का रहा है। तो सर कैसे मालूम करें? पुराना एसेट जो हमारे पास से जाएगा, चाहिए नहीं, क्या उसकी फेयर वैल्यू तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। ठीक, इसको लो। और तो और तुम कुछ कैश पे कर रहे हो? हाँ सर मैं कुछ कैश भी पे कर रहा हूं। कितना कैश पे कर रहा हूं? बोले शाबाश, 50 में पे कर रहा हूं। ये वाली बात समझ रही? तो हमें क्या बोला कि 48 लो पुराने एसेट की फेयर वैल्यू, और जो तुम कैश पे कर रहे हो बोलो कितना? 50। ये कितना बन गया? 98। तो ये जो हमारे पास बोला गया वो ये कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पेड या कैश रिसीव्ड। क्या समझे बात? मैं जरा जोरदार आवाज में ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जब हमारे सामने ऐसा सिनेरियो आया, पुराने की रिलायबल, नए की रिलायबल, बोले तो रिलायबल से मतलब क्या हुआ? हमने कोई इसकी ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर ली, ठीक, लेकिन सर वाज़े नहीं है, एविडेंट नहीं है, ठीक, लेकिन क्या है? रिलायबल मेजर हो सकती है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करें? आ रहे तो इस सिनेरियो में हम क्या करें? जवाब ये आया, जवाब जो आया इसको जरा अपने पास पिक करना। जवाब ये आया, यहां पे ये नहीं देखो कि मार्केट में वो चल कितने का रहा है, ठीक। सर पिछले सिनेरियो में क्या किया था बेटा? पिछले सिनेरियो को बार बार इसलिए रेफर कर रहा हूं। पिछले सिनेरियो में क्या किया? मार्केट में चल कितने का रहा था? 85 का। 85 रिलायबल है या वाजे? वाजे। ऑब्वियसली मैं तरजीह किसको दूंगा? जो वाजे है। पलड़ा दोनों में भारी किसका होगा? वाजे का या रिलायबल का? वाजे का। तो जब वाजे है तो ना मैं इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, भाई मैं तो इतने पे ही रिकॉर्ड कर दूंगा क्योंकि वाजे। ये सिनेरियो आया यार, वाजे नहीं है ना पुराने की ना नई की, तो यहां पे बोला ये गया तुम यहां पे ये मत देखो, चूंकि फेयर वैल्यू एविडेंट नहीं है, वाजे नहीं है, तो यहां पे ये नहीं देखो कि मार्केट में चल कितने का रहा है। जवाब यहां पे ये नहीं देखो सप्लायर क्या बोलता है, नहीं देखो ये दोनों चीजें। यहां पे ये देखो तुम्हें पढ़ कितने का रहा है। मेरे प्यारे भाई अब से तुम्हें बात पे खो, तुम्हें पढ़ कितने का रहा है? तो सर कितने का पढ़ है? पुराना एसेट रिलायबली मेजर हो सकता है। हाँ सर कितने का? बोलो 48 का। पैसा कितना दे रहे हो? सर 50 दे रहा हूं। तो इसका मतलब पुराना एसेट मेरे पास से जो जा रहा है वो कितने का है? 48 का। कुछ मेरे पास से पैसा भी जा रहा है, यानी कि पुराना एसेट मेरे पास से गया। मैं वो शख्स था जिसके पास एसेट था, नया एसेट। आपके पास से क्या गया? बोलिए 48 मालियत का एसेट गया, सही है नहीं? आपके पास से भाईजान कुछ रकम जो थी वो भी मुझे ट्रांसफर हुई, तो आपके पास से एसेट गया 48 उसकी मालियत थी, कुछ आपके पास से कैश गया, कितने मालियत गई? बोलो 50। इसका मतलब 48 + 50 के रिसोर्सेज आपके पास से गए। डन। 48 और 50 के रिसोर्सेज आपके पास से गए, सही है नहीं? तो कुल मिला के अमाउंट कितना बन गया? बोलिए 98 का बन गया। तो हमारे पास जो नया एसेट रिकॉर्ड होगा वो मेरे प्यारे भाई 85 पे रिकॉर्ड नहीं होगा। वो रिकॉर्ड कितने पे होगा? जितने तुम्हारे पास से रिसोर्सेज उस एसेट को एक्वायर करने में लगे। अब एक बात बताओ, 85 की वैसे उसकी वैल्यू नजर आती है, तुम्हारे पास से जो रिसोर्सेज गए वो कितने के गए? बोलिए 98 के। तो अपेरेंटली दिख क्या रहा है कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ?
महंगा खरीदा सस्ता खरीदा? महंगा खरीदा। हम ये गेन और लॉस के हवाले से मामलात को आगे जाके डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस हैंडआउट का जो लास्ट पेज पे काम हुआ है उसमें कुछ सिनेरियोज गिवन हैं। हम थोड़ी देर में उन सिनेरियोज पे भी बात करेंगे जो कि आप देख सकते हो। पेज नंबर कौन सा आ रहा है? पेज नंबर 11 पे हम लोग इस हवाले से मजीद बात करेंगे। केस 1 में हमारे पास से 85 है। केस 1 में हमारे पास से जाएंगे कि अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे भी क्या बात बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, मैं सिर्फ अभी एक बात बोल रहा हूँ कि न्यू एसेट मैं अपने पास कितने से डेबिट करूंगा, ये है हमारा डिस्कशन। ठीक, तो न्यू एसेट जो मेरे पास डेबिट होगा वो क्या फॉर्मूला बना? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। कितनी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बोलिए? 48। और जो मैं कैश पे कर रहा हूं वो कितना पे कर रहा हूं? कितना? 50। तो इसका मतलब न्यू एसेट जो मेरे पास डेबिट होगा वो कितने पे होगा बोलिए? 98 पे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कैश कुछ रिसीव हो रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब हमारे पास से एसेट ज्यादा मालियत का होगा और हम एक एसेट एक्वायर करना चाहते हैं वो कम मालियत का है, तो जो नया एसेट हमारे पास आ रहा होगा साथ साथ कुछ पैसा भी हमारे पास आ रहा होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसा कब होगा? जब हमारे पास ज्यादा भारी भरकम मालियत का एसेट गया और कम मालियत का हमारे पास एसेट आया, तो उसका मतलब वहां पे क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ बोले क्या होगा? ओल्ड एसेट तो लिया जाएगा, माइनस क्या करा देंगे? कैश रिसीव को माइनस करा देंगे। और अगर हम कैश पे कर रहे होंगे तो क्या करा देंगे? प्लस करा देंगे। इसी तरह से एक सिनेरियो और मेरे पास आता है, और वो सिनेरियो ये आता है जिसको मैं वर्बली बोल देता हूं कि सर ना सर इधर जो मेरे पास न्यू एसेट है ना, जो न्यू एसेट है उसकी मैं फेयर वैल्यू वर्कआउट कर ही नहीं पा रहा। उसकी मैं फेयर वैल्यू अगर वर्कआउट नहीं कर पाता, ठीक, ना वो क्लियर है ना वो रिलायबल है, मैं उसकी फेयर वैल्यू वर्कआउट ही नहीं कर पा रहा, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? खुद बताइए। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास जो न्यू एसेट मैं एक्वायर कर रहा हूं ना, तो उसकी मैं फेयर वैल्यू वर्कआउट नहीं कर पा रहा, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड एसेट की तो कैरिंग वैल्यू मालूम होगी ना, ओल्ड एसेट की तो कैरिंग वैल्यू मालूम होगी। सर वो कैसे नहीं मालूम होगी? क्योंकि वो तो हमारे पास है ना, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो तो हम लेंगे। लेट्स सपोज वो कितनी आ जाएगी? 48, ठीक। और क्या किया जाएगा? या मैं यूं बोलता हूं दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। अगर मैं यूं बोलता हूं, फिर बताइए क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं मेरे भाई हुजैफा कि हम लोग फेयर वैल्यू ना ओल्ड की ना न्यू की मालूम ही नहीं कर पा रहे। मैं फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बोल रहा हूं भाई तीसरा सिनेरियो, मैं ये नहीं पता कर पा रहा, मैं ये भी पता नहीं कर पा रहा, ठीक। तो अब आप बताइए क्या होगा? कैरिंग वैल्यू तो मालूम होगी ना आपको पुराने एसेट की। हम क्या करेंगे? सिंपल कि कैरिंग वैल्यू जो पुराने एसेट की होगी, मजीद जो उसमें पैसा डाल के, जैसे 40 है, मैंने एसेट देना चाहता हूँ, फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, तो हमारे पास से जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू मालूम है? पता ही नहीं सर। तो यार नया एसेट को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कैरिंग वैल्यू तो मालूम है ना कितनी है? 40। अगर तुम 10, 20, 50, 60 दे रहे हो पर, तो उसमें ऐड करा लो, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बन जाएगा। इस सारे सिनेरियो को हम लोग पेज 11 पे जरा डिस्कस करते हैं ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए, और फिर हम लोग मजीद इसके क्वेश्चंस पे काम करेंगे। आओ मेरे भाइयों, पेज नंबर 11 पे आ जाइए। शाबाश, पेज नंबर 11 पे आइए। ठीक है जी। चलें, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे आइए। यहां पे कुछ फ्लो चार्ट भी आपको बना हुआ नजर आ रहा है, मैं नहीं बनाया है।
फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड है बेटा, ये हैंड आउट। फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड अगर एविडेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड अगर एविडेंट है, वाजे है, क्लियर है, ठीक है जी, या कहीं से वेरीफाई हो सकती है। मैंने 3 अल्फाज बोले बड़े तगड़े। तो सर इस सिनेरियो में क्या करेंगे? बोलो बेटा। रिकग्नाइज करोगे जो एसिड एक्वायर कर रहे हो किस पे? बोलो, फेयर वैल्यू पे। यही बात हुई है हमारी, ठीक है? क्लियर? बराबर में आओ। Fair value of acid acquired is not given or is not evident. हेलो, अगर गिवन नहीं है या एविडेंट नहीं है, बट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड इज अवेलेबल, हाँ जी, तो क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड माइनस क्या हो जाएगा? कैश रिसीव। एक दफा फिर से पढ़िए। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड इज नॉट गिवन, या तो गिवन नहीं है या तो वाज़ेह नहीं है। हेलो, सुनना, मैं खुद इसमें सवाल में जरा बातें निकाल लूं। सर फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड नहीं गिवन, मजबूर है, क्या करें? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड मालूम है, यहां से बात शुरू करना। यहां जरा बात को समझो। सर ये तो वो था जब गिवन नहीं थी। एक और सिनेरियो आ गया, सर गिवन है, इधर बच्चे बात सुनना, गिवन है, वाज़ेह नहीं है। गिवन है, वाज़ेह नहीं है। गिवन है मगर वाज़ेह नहीं है। तो सर अगर एविडेंट नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि रिलायबल है। अगर एविडेंट नहीं है तो उसका मतलब क्या रिलायबल भी नहीं है? मैंने ये तो नहीं बोला, आप समझ रहे हो भाइयों? अगर एविडेंट नहीं है, पहले से इसमें क्या आ रहा था, दूसरे पॉइंट में क्या है? भाई है ही नहीं, मजबूर है। कहां से बात शुरू करेंगे? फेयर वैल्यू ओल्ड एसिड से बात उठाएंगे। याद समझ रहे हो ना बात? इसी में स्लैश टैग क्या आ गया? भाई वाज़ेह नहीं है। तो यार वाज़ेह नहीं है तो क्या करें? सर वो अगर वाज़ेह नहीं है तो क्या रिलायबल भी नहीं होगी? मैंने ये तो नहीं बोला कि रिलायबल नहीं होगी। तो उसका मतलब सर हम रिलायबल समझें? जी हाँ, आप रिलायबल समझें। ये सिनेरियो। तो सर रिलायबल का टकराव हो गया, अब बताएं क्या करें? तो यहां पे मैंने क्या बात बोली, और ये वो सिनेरियो है जो सबसे ज्यादा आप से जगह जगह पे पूछा जाता है। सबसे ज्यादा सिनेरियो जो पूछा जाता है वो ये वाला है। कौन सा वाला? जब फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड गिवन ही ना हो, या गिवन है मगर एविडेंट ना हो। तो सर अगर एविडेंट नहीं है तो क्या होगा? रिलायबल होगी। सर लिखा हुआ तो नहीं है। अगर एविडेंट नहीं है तो वो बोल रहा है, सही है नहीं? और अगर एविडेंट नहीं है तो वो क्या अज्यूम किया जाएगा? रिलायबल है। समझ आई बात? तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे? इस सिनेरियो में क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव। सबसे ज्यादा ये वाला सिनेरियो आपका टेस्ट होता है। अब सुनो, जब मैं आपको बोल रहा हूं इन दो सिनेरियो में सबसे ज्यादा ये टेस्ट होता है, तो सर हमें याद कैसे रहेगा? चलो अब याद करने पे आते हैं। जब फेयर, एक बात तो याद रख लेना, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड अगर वाज़ेह है ना, तो भाईजान बात दूसरी होनी नहीं है। इधर बच्चे बात समझ आई? द फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसिड, न्यू एसिड वाज़ेह है ना, कोई दूसरी बात नहीं सुनूंगा। इतने का है, इतना भी रिकॉर्ड होगा, कोई दूसरी बात नहीं। दूसरा सिनेरियो ये वाला, सर अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड और न्यू एसिड, ओल्ड एसिड रिलायबल है, न्यू एसिड मालूम ही नहीं है, तो यहां से शुरू करो बात। सर मालूम है, एविडेंट नहीं है, तो एविडेंट नहीं है तो क्या रिलायबल भी नहीं होगी? मैंने ये तो नहीं बोला। आप देख रहे हो मैं किस अंदाज से बोल रहा हूं। सर अगर एविडेंट नहीं है तो रिलायबल भी नहीं होगी, मैंने ये तो नहीं बोला कि रिलायबल नहीं है।
तो उसका मतलब रिलायबल है जी हाँ। अगर एविडेंट नहीं है तो बोलो रिलायबल कंसिडर की जाएगी। रिलायबल रिलायबल। अब बताओ क्या करेंगे। तो यहां पे आया और हमें ये बोला कि तुमने यहां पे ये नहीं देखना होगा कि मार्केट में चल कितने का रहा है, ठीक। यहां पे तुमने ये नहीं देखना होगा सप्लायर क्या मांगता है, यहां पे तुमने ये देखना होगा कि तुम एसेट पढ़ कितने का रहा है। तो एसेट कितने का पड़ रहा है, पुराना एसेट मेरे पास से जा रहा है, कितने की थी फेयर वैल्यू, क्रॉस लगाया वो तो तीसरे सिनेरियो के लिए था। फेयर वैल्यू कितनी है बोलो 48। यार ये रिलायबल है, मतलब एक ऑथेंटिक वैल्यू मैंने वर्कआउट कर ली 48 है, ठीक। रिलायबल में पलड़ा भारी होता नहीं है एज कंपेयर टू क्लियरली एविडेंट में। रिलायबल है 48 लो। पैसा ऐसा दे रहे हो या ले रहे हो, यार पैसा दे रहा हूं, दोनों को ऐड करो। तो इसका मतलब 48 और 50 वर्थ के रिसोर्सेज तुम्हारे पास से जा रहे हैं उस न्यू एसेट को एक्वायर करने के लिए, ठीक। दोनों को ऐड करा लो तो जो अमाउंट आएगा ये वो अमाउंट है जो तुम डेबिट करोगे न्यू एसेट के अकाउंट में। डन है। चलो जी तीसरा सिनेरियो पे आओ। अभी एग्जांपल लेते हैं, सब नीचे आ रहा है हमारे पास। फेयर वैल्यू ऑफ नन ऑफ द एसेट इज अवेलेबल। अब क्या करें, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। नहीं, यहां पे देखिए थोड़ी सी करेक्शन है। फेयर वैल्यू ऑफ नन ऑफ द एसेट इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या कैरिंग वैल्यू भी अवेलेबल नहीं होगी? सर कैरिंग वैल्यू का निकालना वो तो हमारा काम है ना। तो यहां जो नीचे बना हुआ है ना एरो डाल के, रिकॉग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट, ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लिखा हुआ है ना, तो फेयर वैल्यू को काटो और लिखो कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट carrying value of old asset plus cash paid slash received. इन तीन सिनेरियो में जो बीच वाला सिनेरियो है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी चीज को अपना एसेट मान लेते हैं। भाई ये है हमारा पुराना एसेट, ये है हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट और वो है नया प्लांट एंड इक्विपमेंट। दुकान में गए, एग्जाम्पल तो कहीं ना कहीं वो फिट आराम से हो जाएगी। भाई ये है हमारी दुकान का पुराना प्लांट एंड मशीनरी और जो नया प्लांट एंड मशीनरी लेना चाहते हैं उसकी दुकान में पड़ा हुआ है। हमने बोला भाई ये चीज़ हमें चाहिए आपकी दुकान में जो पड़ी हुई है। मार्केट में तो यार ये मुझे नज़र नहीं आता, तो उसने बोला यार ये जिस एसेट में आप डील कर रहे हो ना, ये मार्केट में इतना ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है। तो जब मार्केट में इतना ट्रेड नहीं होता तो हर दुकान पर आपको इसकी अलग अलग कीमत नजर आएगी और बड़ा रेयर आइटम है जो चीज़ आप मुझसे डिमांड कर रहे हो। तो अगर एक चीज़ मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और हर दूसरी तीसरी दुकान में पड़ी हुई है तो इसका मतलब भाई उसकी वैल्यू पता करना बड़ा हमारे लिए आसान है, बड़ा वाज़ेह है। हर दुकान में जाओ पता कर लो उसका यही 19-20 यही रेट होगा। इसका मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो हम नॉर्मली भी बात करते हैं ना। आपके मिसाल के तौर पे कोई ग्रोसरी स्टोर है तो आप जाते हो एक चीज़ खरीदने के लिए अपनी दुकान में रख के बेचेंगे, डन। तो अब क्या है, आप इस दुकान से खरीदो उस दुकान से खरीदो, आपको पता है भाई मार्केट में ये चल रहा है। लेकिन आपके कस्टमर है बोलते हैं मुझे फला चीज़ चाहिए और ये चीज़ वो चीज़, आपने बड़ी खज्जल ख्वारी की, वो चीज़ अरेंज तो कर ली, लेकिन जब उस चीज को मार्केट में आप ढूंढने के लिए गए तो यार वो 10 दुकानों में किसी एक दुकान में मिली और सर्च किया तो 15 दुकानों में से 2 दुकानों में हमें वो चीज मिली। तो यार वो चीज की ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर तो रहे, लेकिन हम लोग जगह जगह जाके पूछे भाई कितने का कितने का कितने का, तो बोलता है यार इसके बारे में हम कुछ अपनी राय दे नहीं सकते, आप बस देख लो मार्केट क्या चल रही है। यार ये तो नॉर्मली होता भी है। यार मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, आपने बोला यार ये मेरे पास अमेरिका का फोन आया हुआ है वगैरह वगैरह और ये वोडाफोन का है या इसका है उसका है, बताओ इसकी मार्केट क्या चल रही है। बोलेंगे यार हमारी मार्केट के अंदर जो मोबाइल फ़ोन की जो बाइंग सेलिंग होती है वो सैमसंग है या हमारे पास वीवो है या आईफोन है वगैरह वगैरह। ये जो आप वोडाफोन का फ़ोन लेके आए हमारे पास, ये मार्केट में ख़रीदार मिलता नहीं है, ठीक। ये वाली बात समझ आई, ख़रीदार आ गया, आपने बोला भाई लाख का दूंगा, ठीक। अब वो बोलते हैं यार लाख का क्या सोच के दे रहे हो। मैंने बोला यार देखो मार्केट में इतनी आसानी से मिलता है नहीं और हमने बड़ी मुश्किलों से अरेंज किया वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है सॉरी कि हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 3 सिनेरियो, बात को बिल्कुल कट शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक। और वो एसेट जो मार्केट में बड़े आसानी से उसकी बाइंग सेलिंग हो रही होती है तो उसकी
फेयर वैल्यू ऑथेंटिक वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि वो आप क्लियरली एविडेंट होगा और वो वाज़ेह होगा, तो उसमें इतना मसला आपको आता नहीं है। 3 सिनेरियोज हमारे सामने आ रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आपने करेक्शन कर ली है, यानी कि वो जो थर्ड वाला हमारे पास फ्लो चार्ट बना हुआ था उसमें फेयर वैल्यू की जगह आपने क्या लिखना है, बोलिए कैरिंग वैल्यू। आ जाओ एग्जाम्पल फ्रॉम स्टडी डेस्क, पास्ट पेपर में भी पास्ट पेपर की एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के अंदर पड़ी हुई है। चलो जी आओ, वर्टिकली देखेंगे सिनेरियो आपको नजर आ रहा है 1, कैश रिसीव या पेड है। ये कैश क्या है, रिसीव्ड में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, कैश रिसीव में नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में, और कैश पेड जो है उसके लिए उसने क्या किया है, बोलिए ब्रैकेट। चलो जी वर्टिकली मूव करना। एसेट गिवन अप, यानी कि ये ओल्ड एसेट की बात हो रही है। कॉस्ट कितनी है 10.3, बुक वैल्यू कितनी है 6.4। तो बुक वैल्यू और कॉस्ट के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पता करने की जरूरत है भी नहीं, अगर होता तो हम माइनस कराते तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती, बोलो 6.4। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू गिवन है कितनी, बोलो 8.5। अच्छा जी, तो कैश रिसीव हुआ 1.1, ओरिजिनल कॉस्ट है 10.3, बुक वैल्यू 6.4, फेयर वैल्यू कितनी 8.5। अभी तक यहां पे इसने हमें रिलायबल का या एविडेंट का कोई जिक्र नहीं किया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एसेट रिसीव, फेयर वैल्यू कितनी है 7.1, अभी तक कोई रिलायबल का या एविडेंट का वर्ड यूज नहीं किया, यानी कि दोनों की फेयर वैल्यू बोले गिवन है या नहीं गिवन, गिवन है। नीचे उतरो, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आइएगा। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। सुनो मेरे भाइयों बहनों, रिलायबली मेजरेबल, इसने बोला दोनों की रिलायबली मेजरेबल है, बट दोनों की रिलायबली मेजरेबल है ये तो बोला इसने, बट एविडेंट नहीं है, मतलब वाज़ेह नहीं है। तो सर जब एविडेंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सर रिलायबली तो मेजर हो सकती है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे हम लास्ट टाइम बोल रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं देखेंगे मार्केट में चल कितने का रहा है, सही है जी, मार्केट में चल कितने का रहा है। मोबाइल फोन में भी आप चीज अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट में नहीं देखोगे मार्केट में यार पता नहीं दुकान पे, जिस दुकान पे जाओ वहां पे चीज खरीदी है बेची नहीं जाती, ये नहीं देखो मार्केट में चल कितने का रहा है, ये नहीं देखो यार वो सारा मांग कितना रहा है हमसे। हम ये देखेंगे कि यार हमारे हिसाब से जो हमने उसकी फेयर वैल्यू वर्कआउट की है, सही है नहीं, वो क्या बनती है। तो क्या किया, फॉर्मूला क्या बना, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड, और अगर रिसीव हो रहा है तो माइनस कैश रिसीव। तो मुझे बताओ, फॉर्मूला अपने पास कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखो, या बल्कि आपके पास लिखा हुआ भी है। मुझे बताइए सिनेरियो 1 में न्यू एसेट कितने का पड़ेगा आपको जी, 8.5 पुराने एसेट की फेयर वैल्यू है, माइनस क्या होगा 1.1, तो इज इक्वल्स टू 7.4 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ऐसे ही मेरा आपसे सवाल है भाई बंदी में, बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ, ऐसे ही बस पूछ रहा हूं भाई बंदी में, गेन हुआ या लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन में। हाँ सबसे पहले तो मुझे बताएं ये न्यू एसेट जो आपके पास आ रहे हैं कितने से डेबिट होगा, बोलो 8.5 माइनस 1.1 इज इक्वल टू 7.4, खलास, यानी कि पीपीई डेबिट होगा 7.4। दूसरी बात अभी हमने नहीं की, सिर्फ पीपी डेबिट कितने से होगा, बोलो 7.4, डन। अब ऐसे ही मैं आपसे जरा भाई बंदी में पूछ रहा हूं, मुझे बताइए गेन होता हुआ नजर आ रहा है या लॉस। 7.4 गए और मार्केट में 7.1 मिल रहा था। अच्छा सुनो, एक एंट्री बनाओ, वर्बली बता रहा हूं, न्यू एसेट कितने का आया, अपने पास एंट्री बनाओ जरा, पीपीई डेबिट करो 7.4, पीपीई डेबिट करें 7.4, कैश डेबिट करो, कितना आया कैश 1.1, पुराना एसेट आपके पास से जा रहा है, जब जा रहा था तो उसकी बुक वैल्यू थी क्या, बुक वैल्यू थी क्या, जितने पे मेरे पास मौजूद था ना मैं उसको उतने से ही फारिग करूंगा ना, कितना क्रेडिट करेंगे 6.4, शाबाश।
अब मुझे बताओ क्या हुआ? पीपीई डेबिट हुआ मेरे भाइयों बहनों, नोट डाउन करो 7.4। पैसा आया इस सिनेरियो में 1.1। पुराना एसेट जो मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड था, यार बुक्स में रिकॉर्डेड तो बुक वैल्यू पे होता है ना, तो मैं उसको अपनी बुक वैल्यू से रिमूव करूंगा। तो बुक वैल्यू है क्या जितने से आप रिमूव करेंगे? बोलो। 6.4 से हटाओ, इसको क्रेडिट करो। अब बताइए, 2-3 चीजों को डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो किस साइड बच रही है? क्रेडिट साइड पे बच रही है। और क्रेडिट साइड पे बचने का मतलब क्या हुआ कि गेन जब होता है तो क्रेडिट होता है, और जब लॉस होता है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहां पे गेन कितने का आ गया? कितने का गेन आ गया? बोलिए। 2.1 का आ गया गेन। मैंने बड़ा वाज़ेह आपके सामने डबल एंट्री भी बोल दी है। पीपीई डेबिट 7.4, पैसा डेबिट 1.1, ओल्ड एसेट with at its book value credit कितना? 6.4. So the balancing figure which is left is how much? 2.1। और 2.1 क्या है आप बताइए? शाबाश, क्या हो गया? ये गेन हो गया, गेन हुआ। दूसरा सिनेरियो जरा देखें आप, शाबाश। बहुत हल्का फुल्का सा डिस्कशन अभी चल रहा है, कोई ऐसी मुश्किल बात ही नहीं है। आप पीएनएल लिख दो, खाली पीएनएल लिख दो या गेन लिख दो। क्या बेटा? जब दोनों तरफ रिलायबल है ना, ठीक, तो कहीं भी वाजे नहीं है। तो हम ये देखेंगे भाई पुराना एसेट मेरे पास जो आ रहा है ना वो इतने का आ रही फेयर वैल्यू, वो जा रहा है, कुछ पैसा भी जा रहा है, तो दोनों को प्लस करा दो। अगर पैसा आ रहा है तो जितने मालियत का एसेट जा रहा था ना उसमें से कैश रिसीव को लेस करा देंगे, तो जवाब आएगा मैं बोलूंगा ये है मेरे न्यू एसेट की कॉस्ट। चलो दूसरा सिनेरियो, शाबाश। दूसरा सिनेरियो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव इज क्लियरली एविडेंट। यार बात ही यहां पे खत्म हो जाती है। बताइए शाबाश, क्या होगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। कितना हो जाएगा? इसमें कोई कैश रिसीव पेड माइनस प्लस नहीं होना एसेट की कॉस्ट पता करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? पीपीई डेबिट कितने से होगा? बोलो। 9 से। अच्छा चलो एंट्री जरा इसकी भी बनाते हैं, एंट्री बनाए। पीपीई डेबिट कितने से हुआ? 9 से। पैसा आ रहा है, जा रहा है? पैसा जा रहा है, पेड नेगेटिव में शो हुआ है। तो पीपीई डेबिट 9 से, कैश क्रेडिट कितना? बोलो। 2.1 से। पुराना एसेट जो जा रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड था कितने पे जो जा रहा है? 7.3 पे। क्रेडिट अब बता दो क्या नजर आया? अगर 2-3 चीजों को रखने के बाद बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आ रही है तो बेटा लॉस है, और अगर क्रेडिट पे आ रही है तो क्या होगा? ये जो लॉस और गेन की जो बातों में अगर इफ इन केस आप इस पॉइंट पे उलझ रहे हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेन या लॉस और ये एंट्रीज का मामला हमने जो अगला मरहला आएगा इसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, हमने ये सारा कुछ जीरो से स्टार्ट करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। ये जो एंट्री की बात अभी हो रही है ना, ठीक, मैं इसको सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। वैसे फिलहाल इस क्वेश्चन में एक चीज हमने ढूंढनी है बेटा, मैं बड़ा वाज़ेह बोल रहा हूं। क्या चीज ढूंढनी है? यार जो नया एसेट या एक्सचेंज में आ रहा है ना तुम्हारे पास, सिर्फ आपने ये बताना है कि वो कितने से डेबिट होगा, बस ये हमारा मौजू है। और नाम दिया हमने एक्सचेंज ऑफ एसेट। बस डेबिट क्या होगा मजीद और क्रेडिट क्या होगा, गेन या लॉस क्या होगा, बेटा समझ। अगर कुछ बातें जो हमने की है आ गया, सही है। नहीं समझ आया तो बेटा जो हमारे पास अगला मरहला है ना उसमें हमने डिस्कस ही क्या करना है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। एसेट को इनिशियली हमने डेबिट कर लिया, आगे आने वाले वक्तों में हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, एसेट को एक्सचेंज करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अभी फिलहाल हमने यहां पे क्या सीखना है? न्यू एसेट जो आ गया ना वो कितने से डेबिट होना यहां सीख लिया।
अब उसका आगे जाके एक्सचेंज होता है, बेचते हैं, रीवैल्यू कराते हैं, इंपेयरमेंट होती है। सबसे अहम तरीन एरिया जो हमारा अब शुरू होगा ना इसके बाद, वो कौन सा वाला होगा? नंबर 9th, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। चलो जी, केस नंबर 3 पे आओ। इन केस ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, जो मैं आपसे भी बात कर रहा था यार, जब दोनों की फेयर, आप देखो ना कितना मैं मासूम बन गया यार, दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली हो ही नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? सर मैं तो कुछ नहीं करूंगा। अबे भाई भूतनी के, तेरे पास क्या पुराना एसेट की कैरिंग वैल्यू भी नहीं मालूम? सर वो तो पता है। तो भाई तू वो ले, तू कुछ कैश दे रहा है? हाँ सर मैं कैश दे रहा हूं, उसको शामिल कर, तो दोनों को शामिल कर लो। तो क्या आया? जो भी जवाब आया ये तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हो जाएगा। सर इतनी सी बात, बिल्कुल इतनी सी बात। ये कब होगा? जब हमारे पास फेयर वैल्यू किसी की भी गिवन नहीं होगी। समझ आई बात? इन तीनों बातों में एक अहम बात सिर्फ क्या है, जो कि केस नंबर 2 है। और केस नंबर 2 में क्या बात हुई थी कि अगर एक की फेयर वैल्यू रिलायबल है, बल्कि दोनों की अगर फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे? क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट लेंगे और जो कैश दे रहे हैं ऐड करा देंगे, और कैश रिसीव करें माइनस करा देंगे। इतनी सी बात। चले वापस लौट आते हैं। अब आ जाओ बेटा, कुछ सवालात करते हैं। आइएगा पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे आ जाइए। बड़ा आसान मज़ेदार सा काम अब हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर 5 पे आप आ जाओ। IFRS का कुछ अपडेट है यहाँ पे, अलर्ट के नाम से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अपडेट ऑन I16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्स, यानी कि I16 जिसका नाम क्या है, PP, उसकी रिक्वायरमेंट अब कुछ यूं है कि प्रोसीड जो हम लोग हासिल करेंगे from selling output produced before the asset is ready for its intended use to be recognized as income in profit and loss। सर मतलब क्या हुआ? इधर हमने कहा था कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए वो कॉस्ट जो इनकर होगी वो एसेट की कॉस्ट में शामिल होगी, जिसको हमने नाम दिया था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का। साथियों यही बात थी ना। हमने फिर ये भी बात बोली कि सर जो एसेट हमने इस्तेमाल में लाना है, कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो प्रोडक्शन चालू करने से पहले हम कुछ चीजों के सैंपल निकालेंगे, और सैंपल जो है निकाल के हम ये देखेंगे कि क्या हम लोग की ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सैंपल आया भी है या नहीं। ठीक, तो उन सैंपल को बनाने में जो हमारी कॉस्ट लगेगी, ठीक, उसको हमने बोला प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले वो जो हम सैंपल निकलवा रहे हैं, उस सैंपल को बनाने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट का क्या करें। I16 ने बोला बेटा अगर तुम प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले वो तुम टेस्टिंग करते वक्त जो सैंपल बनाने में कॉस्ट लग रही है ना, तो उस कॉस्ट को भी तुम एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लो। हमने शामिल कर लिया। अब क्या हुआ कि अगर टेस्टिंग पे कॉस्ट लगी थी हमारी मिसाल के तौर पे 5 लाख की, कितनी की? 5 लाख की, तो हम लोग 5 लाख को स्ट्रेट अवे क्या करते थे, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते थे और बनाएंगे भी, यानी कि 5 लाख एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इससे एक बात जोड़ रहा हूं, वो जोड़ क्या रहा हूं बात कि सर अगर उन सैंपल को हम लोग किसी को कम रेट पे बेच दें, ठीक, और हमारे पास 3 लाख आ जाए, यानी कि 5 लाख की कॉस्ट लगी और 3 लाख हमारे पास आ जाए, तो स्टैंडर्ड ने ये बोला कि 5 लाख, सुनना बच्चे, 5 लाख को एसेट की कॉस्ट में शामिल करो। 5 लाख को एसेट की कॉस्ट में तुम क्या करोगे, शामिल करोगे, और वो जो 3 लाख तुम्हारे पास आया वो एसेट की कॉस्ट में से कम मत करना। जब ये स्टैंडर्ड में अलर्ट या अपडेट नहीं आई थी ना, तो क्या होता था,
5 माइनस 3 करा, कितना आया 2, और 2 को हम लोग करते थे एसेट की कॉस्ट में शामिल। अब जब उसकी अपडेट आई तो उसने बोला कि इस 5 में से 3 को माइनस मत करना और 2 को कैपिटलाइज मत करना। तो हमने बोला क्या करें? उसने बोला 5 का खर्चा हुआ ना, जाओ एसेट की कॉस्ट में शामिल करो। हमने बोला सर जो हुक्म आपका। फिर हमने पूछा सर वो जो 3 लाख का हमने सैंपल बेचा उसका क्या करें? उसने बोला बेटा एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस मत करना। तो सर क्या करें? उस 3 लाख को तुम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ और क्या ट्रीट कर लो अपनी, बोले शाबाश, एज इनकम ट्रीट कर लो। क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। आओ जरा दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखी हुई बात। अपडेट ऑन I-16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिक्वायर द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम सेलिंग आउटपुट। सेलिंग आउटपुट, लेकिन आगे देखो सबसे अहम तरीन बात लिखी हुई है, बिफोर द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। यानी कि एसेट को एक्चुअल, यानी कि उसका इंटेंडेड जो मकसद था कि भाई हम लोग मशीनरीज बनाएंगे, इक्विपमेंट बनाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे, ओ भाई ये काम करो, बेशक करो, लेकिन अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जो तुम सैंपल निकाल रहे हो, उस सैंपल को बनाने में जो तुम्हारी कॉस्ट आई, मैंने बोला अज्यूमिंग 5 लाख आई, ठीक, उसने बोला 5 लाख को जाओ बेटा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट बनाओ, डन। सिनेरियो इसमें और ऐड किया, सर अगर उन सैंपल को अपन बेच देते हैं कितने में? 3 लाख में बेच देते हैं, तो सर क्या करें? हमारे जहन में लालच आई, सर 5 में से 3 को माइनस करते हैं, 2 का जो अमाउंट आएगा ना उसको अपन करेंगे कैपिटलाइज। उसने बोला नहीं, ये पहले होता था। अब क्या होगा? इसके लिए अपडेट आ गई है। उसने बोला 5 लाख कैपिटलाइज होगा, वो जो 3 लाख है ना वो कहां चले जाएगा? बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा एज इनकम के तौर पे। समझ आई बात? सर अगर पहले जो होता, अभी मैंने आपको ट्रीटमेंट लॉक करा दिया, सर अगर हम पुराने वाले ट्रीटमेंट को जरा सोचें सिर्फ चंद लम्हों के लिए, तो सर वहां पे क्या होता? कैपिटलाइज कितना होता अमाउंट? 5 माइनस 3 करता, कितना कैपिटलाइज होता? बोले 2। कितना कैपिटलाइज होता? हेलो बोलो बोलो, 2। तो सर 2 का अमाउंट जब डेप्रिशिएट होता तो बताइए डेप्रिसिएशन 5 पे ज्यादा आता या 2 पे ज्यादा आता? 5 पे ज्यादा आता, 2 पे कम आता। सही है जी? तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग 2 वाले अमाउंट को डेप्रिशिएट करते तो एक्सपेंस कम आता, तो प्रॉफिट क्या हो जाता? बोलो, बढ़ जाता। ये वाली बात समझ आई? तो हम हर साल क्या करते? एक्सपेंस कम आता, जितनी भी उसकी रिमेनिंग लाइफ थी, तो हर साल प्रॉफिट थोड़े से बढ़ता, थोड़े से बढ़ता, थोड़े से बढ़ता, थोड़े से बढ़ता। अल्टीमेटली सिर्फ 2 को पकड़ के हम बात करें, 5 माइनस 3 करते तो कितना आता? 2। तो हर साल हमारा बेसिकली, यानी कि जितनी भी रिमेनिंग साल थे उसमें 3 लाख का क्या हो रहा होता? प्रॉफिट हर साल हमारा थोड़ा 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 बढ़ रहा होता। पहले यूं था, उसने बोला यूं नहीं, अब तूने यूं करना है। हमने बोला क्या करना है? बोलो। उसने बोला वो 3 लाख है ना, अबे भाई पहले तू क्या करता था? हर साल जो भी रिमेनिंग लाइफ थी ना, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाया, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट। अज्यूम करते हैं कि 3 साल लाइफ थी, तो पहले साल प्रॉफिट कितने से बढ़ता? लाख से। अगले साल कितने से बढ़ता? लाख से। 30 साल कितने से बढ़ता? लाख से। कुल मिला के 3 सालों में कितने से बढ़ जाता? 3 लाख। उसने बोला अब यूं नहीं होगा, अब क्या होगा? डायरेक्टली तुमने 3 लाख को एज एन इनकम रिकॉर्ड कर देना और आगे बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात? अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट शशकेबाजियां। यूं नहीं तो यूं कर लो, यूं नहीं तो यूं कर लो। हम लोग जितनी भी IFRS पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग की सिंपल बात करें, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन जो है चूंकि IFRS ने दी है, तो हम अपनी दुकान में भी यही फॉलो करेंगे, बाहर जाएंगे वहां पे भी, जहां पे IFRS अप्लाई हो रहा है तो वहां पे प्रेजेंटेशन की जब बात आएगी तो हम वहां पे अब कभी भी ये जो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है इसमें से वो जो हमारे पास प्रोसीड्स आ रहे हैं वो माइनस नहीं होगा। क्या होगा? उन प्रोसीड्स को हम लोग स्ट्रेट अवे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में करा देंगे प्लस। मैंने इसका एक दूसरा रुख बयान कर दिया था कि अगर वो 2 अमाउंट आता, अगर ये बात नहीं भी समझ आई ना तो बस ये ट्रीटमेंट लॉक कर लो। क्या होगा? 5 मिलियन को हम 5 लाख को क्या करेंगे? कैपिटलाइज, और 3 लाख अगर हमारे पास आ गया, अगर आ गया तो भाई तू उसको ले जा प्रॉफिट एंड लॉस में एज इनकम रिकॉर्ड कर लो। वो दूसरी बात जो थी ना, वो कम हो गया, यूं हो गया, समझ आ गया? खैर है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। हमारी सही मायनों में जो अकाउंटिंग शुरू होगी ना, आज तीसरी हमारी क्लास चल रही है, जो सही मायनों में हमारी अकाउंटिंग, यानी कि जहां पे आप टोटल फुल बिजी मोड पे आ जाएंगे,
वो होगा इसका अगला वाला फेज। वो कौन सा होगा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई एसिड को तुमने इनिशियली रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉग्नाइज किया, तारीख पता चली, कितने पे रिकॉर्ड होना है डेबिट कर लिया, अदली बदली सब्सिक्वेंट कॉस्ट, आगे आने वाले वक्त में एसिड पे कोई खर्चा होगा, क्या कैपिटलाइज होगा, क्या एक्सपेंस होगा, पता चल गया। सर एसिड को अगर अदली बदली करते हैं, सही है जी, कितने से डेबिट होगा ये पता चल गया। जो सही मायनों में अब जो कहानी शुरू होनी है ना IE16 को लेके, वो होगी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या है? आगे आने वाले वक्त में हमारे पास स्टैंडर्ड ने क्या चॉइस दी है कि एसिड को कितने पे तुम तोल सकते हो, कितने पे मेजर कर सकते हो। ये जो होगा ना हमारे पास शुरू, नंबर 9, सही मायनों में आपका न्यूमेरिकल एरिया यहां से स्टार्ट होगा। कौन सा वाला? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो सर ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ मंजन चलने हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये वाली बातें भी जरूरी इसलिए हैं क्योंकि आप अपने आप से पूछो, क्या वो पीपी की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव स्कोप, रिकग्निशन, डेफिनेशन, क्या ये सारी बातें आपके इल्म में पहले थी? सर थी तो बस थी, लेकिन हमने यहाँ पे इतनी दफा उसको डिस्कस किया है कि आप बोलोगे यार पीपीई के अंदर बातें हैं, ऑब्जेक्टिव में बातें हैं, स्कोप में बातें हैं, रिकग्निशन में बातें हैं, और क्या है आपका इनिशियल मेजरमेंट में बातें हैं। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं कि इतनी सी बात करो चलो आगे भागो। हर चीज के अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें और मजेदार बातें। आ जाइए, डिसमैंटलिंग कॉस्ट, डीकमिशनिंग कॉस्ट को, डिसमैंटलिंग कॉस्ट को डीकमिशनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। चलो एक दफा पढ़ लेते हैं। ऑल्दो वी नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस। द ओनरशिप ऑफ एसिड, ओनरशिप एसिड की हो सकता है हमारे पास कुछ इस जिम्मेदारी के साथ आए कि भाई हमने एसिड को क्या करना होगा? डिसमैंटल करना होगा, रिमूव करना होगा, और उस साइट को हमने बोला था ना खड्डे खुड्डों को भी भरना होगा। एट द साइट इट इज रीस्टोर द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड एट सम स्टेज इन द फ्यूचर। ये इसका अंग्रेजी वर्जन है। आगे क्या बात बोलते हैं? 3 बातें बोलते हैं। ये ऑब्लिगेशन अराइज कब होगी? जब हम एसिड को खरीदेंगे या एसिड को यूज करेंगे। हेलो, अंग्रेजी बात समझ आ रही है? खरीदोगे तो भाई ऑब्लिगेशन तुम पे लग गई, या तुम यूज करोगे। ठीक, हमने क्या बात बोली थी? 120 मिलियन का हमें एसिड पड़ गया, परचेज प्राइस और डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट कैपिटलाइज किया। लेकिन सर एसिड को यूज करने के लिए शर्त ये है, याद आ रही है डिसमैंटलिंग में? शर्त ये कि भाई जिस जगह पे तुम इसको इंस्टॉल करोगे ना, सरकार की जमीन है, सरकार से एनओसी लो। सरकार के पास गए एनओसी लेने के लिए, उसने बोला भाई ठीक है हम आपको एनओसी देते हैं, हमारी कुछ शराइत है, मलबा हटाओगे, अनइंस्टॉल करोगे, जगह जो है खड्डे खुड्डे वो सारे भरोगे, अगर ये जिम्मेदारी तुम लेते हो, ठीक। यूज, आपने कल एक बात बोली सर, वो मेजर इंस्पेक्शन की बात हो रही थी ना, तो मैंने उस पर भी आपको एक जवाब दिया था। सर ये जो था उसने बोल दिया, सरकार ने बोला बाजी कल को आपका इरादा बदल गया ना, नहीं मैं नहीं कर रही अब यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन वगैरह। हमने बोला भाई आप करो ना करो, फायदा नुकसान हमारा नहीं है, आपको हमने एनओसी दिया ही इस पर्पज से है कि भाई आपने ये सारे मामला करने पड़ेंगे, विड्रॉ कर जाओ, पेनल्टी हम आपके ऊपर सूट फाइल कर देंगे, आपने इस कॉस्ट से आप बच नहीं सकते, इस मलबे को हटाएंगे, आप आज हटाओ कल हटाओ तीसरा हटाओ, हमें इस जगह को उसी हालत में लाके दो जिस हालत में हमने आपको दी थी। यानी कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी है। डन। मेजर इंस्पेक्शन का क्या फर्क था वहां पे? सर 2 साल हमने एसिड को यूज कर लिया, अब मजीद 2 साल हमने बोला यार नहीं यार, पुराने हम व्हीकल को बेच रहे हैं, तो जब पुराने व्हीकल को बेच रहे हैं तो हमने क्या किया, हम क्यों, अच्छा अगर हमारी नीयत में कुछ इस तरह से होता कि यार एक काम करते हैं जानी, 2 साल यूज करते हैं और आगे 2 साल जो है ना हम यूज करेंगे नहीं, बीच में जाके एकदम ना विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इससे होगा क्या कि हमने वो जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन थी ना उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली और अपना एसेट जो है ना वो बढ़ गया। तो एसेट जब बड़ा होता है ना तो हमारे बेसिकली पोजीशन जो है ना जरा वीआईपी दिखती है, तो अपन यूं करते हैं, स्टैंड आया बोलता है बेटा, मतलब जो भी यार आपके जो अकाउंटेंट होते हैं ना, स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फॉरन वैल्यूज को देख के वो ताड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ भाई, बात सारी ये, फिर वो नेगोशिएशन चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन जब आप यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हो तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है ना कि इसको यूं कर दो तो वैसे कर दो, उसकी कुछ मैनिपुलेशन, मतलब होशियारी कब दिखाई जा रही होती है जब आपको पता होता है। और जिस चीज़ में जो इंशाल्लाह क्वालिफिकेशन कर रहे हो उसमें ये सारे जो गुड है ना वो आपको सिखाए जाएंगे, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना किस तरह से। टैक्स का आपको चैंपियन बनाया जाएगा, रिपोर्टिंग का चैंपियन बनाया जाएगा, ऑडिट का चैंपियन बनाया जाएगा। बाकी हर बंदे की अपनी नेचर भी होती है
कि वो कितना कामों के अंदर घुसता है। कुछ लोग की आदत ये होती है कि यार जो काम करेंगे मस्त होके दिल लगा के करेंगे, ये नहीं कि यार एक काम बोला भाई ये यूं है तो यूं ही होगा। कुछ लोग की आदत होती है वो ऑब्जर्व करते रहो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपना गेम में लगे हुए, माँ बाप आपस में बात कर रहे हैं, वैसे माँ बाप आवाज दे रहे हैं बात सुनो नहीं, लेकिन जैसी कोई ऐसी बात हो रही होती है बच्चा फौरन यूं रिस्पॉन्स दे रहा होता है। हम समझ रहे हैं कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन उसका जहन जो है वो और जगह भी चल रहा होता है। ये बात तो समझ आई। जब आप फर्म में जाएंगे, आपको एक टास्क दिया हुआ है, आपका जो असाइनमेंट है उसके बाद आप काम कर रहे हो, आपकी नज़रें सराउंडिंग में भी होनी चाहिए। देखो हर बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है। एक बंदा जो है वो काम सीखता है, बोला यार मैं नौकरी करूंगा, मैं नौकरी में खुश हूं। क्या पंचायत यार, अपनी दुकान खोलो, ये सोच की बात है। और कुछ लोग होते हैं भाई हम नौकरी कर रहे हैं इस पर्पस से कि हमने सारी जिंदगी नौकरी नहीं करनी है, हम आज नौकरी कर रहे हैं, कल को अपन सेठ बनेंगे। अब वो सोच की बात है। जिसकी सोच में ये है कि यार मैंने आज नौकरी करना है और कल सेठ बनना है, तो अगर नहीं भी है तो ये चीज अपनी सोचों में लेके आओ, ये बहुत जरूरी है। पता है, एक बंदा जो लाखों रुपया किसी इदारे में रह के अर्न कर रहा है, जो सेठ है वो अंगूठा छाप है, ये बहुत देखोगे आप। अगर आपकी ये सोच है कि यार नौकरी नौकरी नौकरी, तो आप सारी जिंदगी नौकरी ढूंढोगे और नौकरी करोगे आप। और अगर आपकी सोच में ये जरासीम है, अच्छे जरासीम, कि यार मैंने काम सीखना है मस्त होके, लेकिन अपनी दुकान खोलनी है। आप देखते हो ना अक्सर बहुत सारे शोरूम पे जाते हैं मैकेनिक के पास, वो छोटा जो होता है वो छोटे से बड़ा हो चुका होता है, लेकिन वही काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ छोटे होते हैं, पूछते हैं यार वो किधर के तुम्हारे पास, वो एक छोटा काम करा, यार उसने ना अपना वर्कशॉप खोल लिया। पार्लर जाती खवातीन, वो ढूंढ के हम लोग बता रहे होते हैं यार वो सैलून में कि यार वो फला वो इदरीस भाई किधर है यार, उनसे बाल कटवाने हैं और वगैरह वगैरह। यार वो उन्होंने ना अपनी दुकान खोल ली, और जो बता रहा होता है ना उसका इतना मुंह सूजा हुआ होता है कि यार उसने पड़ोस में दुकान खोल ली। और कुछ निक्के जो होते हैं ना, निक्के समझ रहे हो, वो वही के वही काम कर रहे होते हैं, वो बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े से वो बूढ़े हो जाते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। हर एक की सोच होती है। तो अगर आपकी सोच में ये चीज़ है नौकरी, तो यार थोड़ा सा अपने अंदर शिफ्ट लेके आओ। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि यार अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग। अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, तो यार आप लोग इतने पढ़े लिखे तो टीचिंग क्यों कर रहे हैं। एक माइंडसेट ये बना हुआ है। और इस लेवल की टीचिंग में जो भी आ रहा है यार, वो कोई हल्का बंदा नहीं है, ये आप लोग माशाल्लाह समझते हैं, लेकिन दुनिया जो है एक माइंडसेट बना हुआ है, स्पेशली पाकिस्तानी अवाम का। अच्छा टीचिंग मतलब पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह कर रहा है। ये बहुत बड़ा बच्चों पे एहसान है कि इस लेवल पे इतने हाई प्रोफाइल क्वालिफाइड लोग आके टीचिंग करते हैं। लेकिन एक माइंडसेट क्या बना, अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, मतलब टीचिंग को कोई हैसियत ही नहीं दे रहे। सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर की मैं बात बता रहा हूँ। आप चले जाओ सऊदीया, चले जाओ मिडल ईस्ट साइड पे, चले जाओ यूरोप साइड पे, चले जाओ भाईजान, वहाँ पे उस्तादों की। और पाकिस्तान में भी वो लोग, वो ख़ानदानी लोग हैं। उमूमन मैं ख़ानदानी लोग की बात कर रहा हूँ, उनकी नज़र में उस्ताद चाहे वो नर्सरी का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उस्ताद उस्ताद होता है। और यहाँ पे हमारा वास्ता जो पढ़ रहा होता है, उमूमन जो हमारे पास इंटीरियर से जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, या वो स्टूडेंट जो शहर से आ रहे हैं लेकिन ख़ानदानी स्टूडेंट हैं, वो आज भी उस्तादों की वही इज्जत करते हैं, क्योंकि उनका अम्मा अब्बा की तरफ से डंडा होता है कि भाई ये उस्ताद है, उस्ताद कुछ भी बोलेगा, डांटेगा तो वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांट रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिस्टम ऐसा बन गया है, तुम्हारे टीचर की हिम्मत कैसी हुई कि उसने तुम्हें डांटा, किस तरह से उसने तुम्हें वहाँ पे खड़ा किया क्लास के बाहर, आओ चलो बेटा आ जाओ। वो बच्चा जो था, बजाय इसके कि आप उसकी सही तरबियत करते, वो बच्चा शेर बन गया। अब वो टीचर को यूँ करके देख रहा, मज़ा आया बेटा। तो अब आप खुद सोच लो, मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ ख़ानदानी लोगों की बात कर रहा हूँ। और अगर जो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो उस्तादों की भी, जिस तरह से आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे क्या हशर करके रखा होता है, और इसमें हज़रत अली का भी कितना ज़बरदस्त किस्म का कॉल है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि यार बस अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत दे। मैं आप लोग की हरगिज़ बात नहीं कर रहा, आप माशाल्लाह सारे ख़ानदानी लोग हैं, चेहरे से ही दिखता है और हकीकत भी ऐसी ही है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से हमने होते हैं अपने उस्ताद की हमेशा बड़ी इज़्ज़त की है, और आप भी इंशाल्लाह ज़रूर इज़्ज़त करेंगे। आप करेंगे तो आपकी औलाद आपकी करेगी, आपकी औलाद करेगी तो जाहिर सी बात है वो पूरा एक सिलसिला चलते चला आएगा। एनीवेज, आ जाइए डिसमेंटलिंग कॉस्ट का दूसरा पॉइंट पढ़ें। इट इज़ दी ओनली कॉस्ट, इट इज़ दी ओनली कॉस्ट। मैं 3 दफ़ा बोलूँ, इट इज़ दी ओनली कॉस्ट, इट इज़ दी ओनली कॉस्ट, इट इज़ दी ओनली कॉस्ट दैट इज़ इनकर्ड इन फ्यूचर बट विल बी कैपिटलाइज्ड टुडे। बड़ा महंगा पॉइंट है ये वाला। ये वाहिद ऐसी कॉस्ट है सर,
ऐसा क्यों यार? हमारी इरादा है कि हम लोग ना आज से 2 साल बाद जाके ना वो अपनी पूरी बिल्डिंग को रीपेंट करेंगे, उसमें ये पंखे लगाएंगे, उसमें ये पूरा सिस्टम लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, ठीक है जी। और हम एक काम करते हैं, वो जितनी भी कॉस्ट होगी ना उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और आज अपने पास उसको एक्सपेंस के तौर पे शो कर देते हैं और हर साल एक्सपेंस को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड ने बोला बेटा क्या तुम मुझे वो समझते हो? आपने बोला सर डिसमेंटलिंग में तो आपने बोला, तो उसने बोला वाहिद एक ऐसी कॉस्ट है जिसको मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हो। हमने बोला क्यों आपने इजाजत दी थी? उसने बोला बेटा तूने सरकार के साथ एक मुआहिदा कर लिया था कि कुछ भी हो तूने ये कॉस्ट बेयर करनी है। रंग रोगन की अगर तुम बात करते हो, तुमने आज तो बोल दिया मैं रंग रोगन आज से 2 साल बाद जाके करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी में खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सैंड ने बोला बेटा कल को तेरी नीयत बदल गई तो क्या होगा? नहीं नहीं आप मुझे जानते नहीं है, मैं करूंगा। उसने बोला भाई मैं तुम्हें जानूं या ना जानूं, वो कॉस्ट जो फ्यूचर में इनकर होनी है ना, सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट के सिनेरियो में तुम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये इजाजत मैं तुम्हें देता हूं। बाकी इसके अलावा हराम है जो तुमने फ्यूचर कॉस्ट को कभी भी रिकॉर्ड करने की तुम्हें परमिशन मिले। मैंने यहां पे रुक के जरा 2-4 बातें की हैं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। फिर देखिए नंबर 3, these costs must be estimated and included in the cost of the asset at present value। ये इसका अंग्रेजी वर्जन है, हमने वो उर्दू में पता नहीं है इधर उधर क्या बात की। समझ आ रही बात? उन बातों को भी हमने किया और उसको बड़े अच्छे से समेटा भी था। चले आगे बढ़े। अच्छा जी आ जाओ जल्दी से। ऑटम 2002 का सवाल है, निपॉन लिमिटेड। क्विकली सॉल्व करेंगे और आगे भागेंगे, सही है जी? आए बेटा। निपॉन लिमिटेड took delivery of land server on the 1st day of July 2001. List price of the equipment was 1.5 lakh, but Nippon Limited was able to negotiate a price of 1 lakh. ये सारा काम जो है ना ये आपके हैंड आउट में ही हो जाना है कि क्या प्लस क्या माइनस होना है, या आप हाथों हाथ निपटाओगे। इसके लिए कोई ये नहीं कि हम पूरी सोल्यूशन की वर्किंग कर रहे हैं और अच्छा लगा और 999 और 999, ऐसा कुछ नहीं। बताओ 1.5 लाख क्या होगा प्लस 1 लाख क्या होगा? निगोशिएट कर रहे हैं 1 लाख, बट निपॉन लिमिटेड वाज एबल टू नेगोशिएट अ प्राइस ऑफ 1 लाख। नेगोशिएट कर रहा है भाई, बार्गेनिंग शार्गेनिंग उसने की और 1.5 लाख से उसने कितने पे ले आया? लाख पे ले आया। इसका मतलब कितने का उसने बार्गेन डिस्काउंट हासिल कर लिया? बोलो 50,000 का, ठीक है जी। तो इसका मतलब 1.5 लाख में से माइनस होता 50 तो कितना आता? 1 लाख। तो इसने यहाँ पे 50 उड़ा दिया, डायरेक्ट कितना लिख दिया? 1 लाख। तो इसका मतलब हमारे पास लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा? लाख आ जाएगा। 50 को स्किप कर दिया, ठीक है? 50 वाली बात समझ आ गई। However, the supplier charge an additional 3400 to install। इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, और टेस्ट द इक्विपमेंट, भाई ये भी टेस्टिंग कॉस्ट भी जो है हमारी कंपल्सरी कॉस्ट है 3400। इसका मतलब लाख में 3400 क्या होना है बच्चे? जल्दी से बोलो, ऐड हो जाना है। डन है? फिर देखिए आगे क्या लिखता है। सप्लायर ने ऑफर किया 5% डिस्काउंट अगर निपॉन पे करता है paid for the equipment and additional 5% discount if Nippon Limited paid for equipment and additional installation cost within 7 days। अच्छा जी, आप बताएं क्या होगा? सप्लायर ने ऑफर किया 5% डिस्काउंट। देखिए पेमेंट जल्दी करो या देर से करो, पेमेंट जल्दी करो या टाइम पे करो, ठीक? ये जो डिस्काउंट होता है इसको हम लोग सेटलमेंट डिस्काउंट बोलते हैं या कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और कैश डिस्काउंट जो है वो एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करता। ट्रेड डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, लेकिन जो सेटलमेंट डिस्काउंट जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं ये हमारे एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करता। जिस तरह से हम लोगों ने आज से पहले डिस्काउंट अलाउ की बात की थी ना, तो डिस्काउंट अलाउ का क्या ट्रीटमेंट होता है? एक्सपेंस डिस्काउंट होता है, राइट? तो इसी तरह से यहां जो हमें डिस्काउंट मिलेगा अर्ली पेमेंट करने पे, वो हमारे एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो 5% वाली बात हो रही है इसका आपने कुछ नहीं करना, बिकॉज
जल्दी पेमेंट करें, टाइम पे करें या देर से करें, ठीक, ये जो डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर जल्दी पेमेंट करते हो तो ये डिस्काउंट आपकी एसिड की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या सर, एसिड की कॉस्ट को कम करने का इसने हमें मना फरमाया है। अगर हमने पेमेंट जल्दी नहीं की तो उसका मतलब डिस्काउंट नहीं मिल रहा, अगर जल्दी पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट मिल गया। तो उसने बोला भाई जो ट्रेड डिस्काउंट है ना उसके में अंदर दो आते हैं, बार्गेन डिस्काउंट आता है और बल्क डिस्काउंट आता है। उसने बोला उसको माइनस कर दो, मैं इस पे कोई एतराज नहीं कर रहा, इससे एसिड की कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन वो जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की बात हो रही है ना, उसने बोला भाई अगर तुम यहाँ पे मुझे बताएं कि उसने क्या लिखा हुआ है, द सप्लायर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट अगर पेमेंट विदिन 7 days निप्पॉन लिमिटेड वाज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एडिशनल डिस्काउंट। भाई उसने एडिशनल डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट ले भी लिया ना, एसिड की कॉस्ट को मत छेड़ना, उस वैल्यू को कहाँ पे ले जाएंगे बताइए, शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव का नाम दे के रिकॉर्ड कर लेंगे, खत्म बात। तो चलो जी, 1 लाख में 3400 ऐड हुआ, हो गया। रिक्वायरमेंट देखो क्या लिखी हुई है, कैलकुलेट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सर्वर टू निप्पॉन लिमिटेड, यानी कि निप्पॉन लिमिटेड को वो जो सर्वर है वो कितने का बैठ गया, कितने का पड़ गया, ठीक, ये मालूम करना है। तो भाई 1 लाख में आपने 3400 ऐड किया, आगे बढ़ते हैं। ये 5% वाला कुछ करना ही नहीं करना, नहीं करना। इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग, भाईजान ये समझ आ रही है बात, 1100, तो लाख में 3400 ऐड होगा और 1100 भी क्या होगा भाई ऐड होगा, ये वायरिंग तो करनी पड़ेगी ना उस एसिड को इंस्टॉल, वन टाइम है। आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन ₹1900 प्रूव नेसेसरी। अब सुनो बेटा, सर ये जो टेस्टिंग होती है ना, इधर देखेंगे बेटा, जब टेस्टिंग करते हैं हमने बोला हमारे पास इस नमूने का प्रोडक्ट निकलनी चाहिए, उसके ऐसे कर्व्स हो, ऐसा डिजाइन हो, ऐसा उसका हैंडल हो, राइट। लेकिन जब हमने सैंपल निकाले ना तो यार उसके कर्व नहीं थे, एजेस बने हुए थे। हमने बोला नहीं यार, हम चाहते हैं कि इसका कर्व डिजाइन आए ताकि जब हम चाय की चुस्की लगाएं तो हमें पीने में जरा मजा आए। ऐसी मैं मिसाल ले रहा हूं क्योंकि ये चीज मेरे सामने पड़ी हुई थी। अब बोला कि भाई ये जो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग जो होती है ना उज़ैफा, वो इसलिए हो रही होती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई इसके जो कर्व्ड हैं, इसका जो एजेस हैं वो कर्व में होने चाहिए, ना कि बिल्कुल ट्रायंगल अंदाज में, ठीक, या स्क्वायर के अंदाज में, नहीं, हमने बोला कर्व होने चाहिए। कर्व नहीं था, जब हमने टेस्टिंग की तो कर्व नहीं आया, तो हमने बोला यार अब इसकी करनी पड़ेगी उस्ताद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, और जो कि जरूरी है क्योंकि हमें चाहिए इसी हालत में ये चीज। अब देखो बताओ मॉडिफिकेशन कॉस्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, चलें जी ऐड कराएंगे। देखो मॉडिफाई हम लोग कब करते हैं, जब वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चीज हासिल नहीं हो रही होती, तभी उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक। तो मॉडिफिकेशन कॉस्ट जो है वो हमारे लिए कंपल्सरी कॉस्ट है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लाख में 3400 ऐड हुआ प्लस 1100 हुआ प्लस 1900 हुआ। MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टाफ वर सेंट ऑन स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स टू ऑपरेट द सर्वर व्हिच कॉस्टेड 9900 टू निप्पॉन। अब बताओ स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई उस सर्वर को ऐसे वैसे यूज करना होगा, बताइए क्या इस 9900 को हम एसिड की कॉस्ट में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? सर एसिड को चलाने के लिए हमने बाजी को ट्रेनिंग में भेज दिए, भाई जी जाएं चाइना जाएं ट्रेनिंग लेके आए और फुल हटो बचो चीचो पीपो करें हमसे, हाँ नहीं इनको सिखाएंगे तो ये सिर्फ मुंह देख रही होंगी भाई ऐसे चलती होगी, काश हम भी सीख लेते। अच्छा आपने कहा कि कॉस्ट में ऐड होगा, आप लोग के ऊपर लाखों रुपया खर्च किया, आप आ गए, सही थी, आपने हमें टोपी कराई, रिजाइन किया और कहीं और चले गए। मैं बोला तुमने मेरे साथ बड़ा दगा किया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका, ठीक, सुने तो सही, मैं कुछ नहीं कर पा रहा जो लाखों रुपए आपके ऊपर खर्च हुआ, ठीक। मैंने बोला यार मैं तो इस कॉस्ट को एसिड की कॉस्ट में शामिल कर रहा था, तो मुझे PRC 4 में ले जाया गया।
और मुझे जलील करना अब शुरू किया, वो ये बोल के कि एसिड की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। मैंने बोला कमाने का जरिया रिसोर्स जिस पे मेरा कंट्रोल होता है। तो मुझे ये बोला गया तुमने स्टाफ को जो ट्रेनिंग दी, लाखों रुपया खर्च हुआ, सही है, मशीन पे तुम्हारा कंट्रोल है, लेकिन स्टाफ के ऊपर जो तुम ट्रेनिंग करवा रहे हो लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, ठीक, तो स्टाफ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो जब कंट्रोल नहीं है तो उसका मतलब उसके ऊपर जितनी भी तुम्हारी कॉस्ट लग रही है ना, उसको तुम एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एम्प्लॉय पे कंट्रोल नहीं होता। आप बताओ, मैं यहाँ पे केनिस के पास काम कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सर मेरा आपके साथ एग्रीमेंट है कि मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा साल मजीद, और अब क्या हुआ, हुज़ैफा चुप हो जा, अब क्या हुआ, मैंने बोला नहीं यार मैं यहाँ से रिजाइन करता हूँ और मैं कहीं और जाता हूँ। उन्होंने बोला यार आपको हम आप पे सूट फाइल करेंगे। मैंने बोला ठीक है कर लो, आप जो भी पेनल्टी होगी मैं दूंगा। समझ रही बात? कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, मैं इनके लिए एक कहने को तो रिसोर्स हूँ, लेकिन इनकी किताबों में मैं एसिड की शक्ल सूरत में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनका मुझ पे कंट्रोल नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट फुटबॉलर्स क्लब के साथ खेल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स क्लब के साथ खेल रहे होते हैं, बहुत सारे जो टीवी या फिल्म सेलिब्रिटीज हैं वो डिफरेंट चैनल के साथ काम कर रहे होते हैं। आज एक बंदा समा में, कल एक्सप्रेस में आ गया, आज जियो में, तो कल ARY में आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या वो इदारे उन लोगों पे खर्चा करते हैं उनकी ट्रेनिंग पे? बिल्कुल करते हैं। क्या उन इदारों का उन लोगों पे कंट्रोल है या नहीं है? सर कंट्रोल नहीं, लेकिन वो जो न्यूज़ चैनल पे आके जो मुबशिर लकमान हो गया या वगैरह वगैरह हो गए, इमरान रियाज की बात ज़रूर की जाएगी, तो ये जो कि आप नहीं आते, वो अपना प्राइवेट चैनल चलाते हैं, तो क्या ये उन इदारों के लिए कमाने का बहुत बड़ा जरिया नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो इदारे इन लोगों को अपने पास अपनी किताबों में एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन इदारों का इन लोगों पे या KNS का मुझ पे और दूसरे टीचर्स पे या बड़े बड़े फुटबॉलर्स का उन क्लब पे या क्लब का उन फुटबॉलर्स पे कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो बाजी एसिड भी आप अपने पास मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर रिकॉर्ड करने पे आ गए तो फड्डे हो जाएंगे। सरसान बोलते हैं मुझे इतने पे क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, और मैं बोलूँगा मुझे इतने पे क्यों किया, तो फिर एक खामा खाई की एक नई जंग छिड़ जाएगी। तो सर साजिद बोले हमें तो इतने पे रिकॉर्ड करना चाहिए था। मतलब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ, मेरी बात का प्लीज़ कोई बुरा ना समझे। मैं सिर्फ ये बात बयान करना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉइज़ पे कंट्रोल नहीं होगा। तो एम्प्लॉइज़ पे तुम बच्चे से लेके उसको तुम बड़ा कर दो, ठीक, अगर वो खानदानी बंदा होगा। खानदानी बंदे की बात बार बार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं भाई बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। कारोबार को जाती जिंदगी से हमेशा क्या रखना है? अलग रखना है। क्योंकि अगर कुछ लोग इस प्रिंसिपल पे भी बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि ठीक है आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन यार मैं भी यहाँ पे दुकान खोल के बैठा हूँ किस पर्पस के लिए? 2 पैसा कमाने के लिए। तो मैं नुकसान में तुम्हें नहीं बेचूंगा। ऑल्दो हम बोलेंगे यार ये तो हम बिल्कुल हम नुकसान में बेच रहे हैं, नुकसान में कोई नहीं बेचता। कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देगा, थोड़ी सी रियायत कर लेगा, लेकिन ये कि मेरी मतलब दाढ़ी के नीचे भी क्या है? पेट है ना। ऑल्दो एकदम चिंची सी दाढ़ी है, बिल्कुल और कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, पर्पस क्या है? 2 पैसा कमाना। तो बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। हम बोलेंगे यार जानी तूने भी मेरे साथ ऐसे किया। हम बोलेंगे यार हम क्या कर सकते हैं कि बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ना मेरी रगों में बस चुका है और मैं इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करता हूँ। समझ आ रही है मेरे भाई बात? तब आप मुझे बताइए, लाख में 3400 ऐड हुआ, उसमें 1100 ऐड हुआ और मजीद कितना ऐड? लाख प्लस 3400 प्लस 1100, 1900 को करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और ये जो 9900 इस पे फटा था, मेरे ख्याल से अब तो नहीं करेंगे 9900। अब हमें समझ आ गया कि नहीं करेंगे, इतनी सारी बातें हो गई। और फिर बोलता है द इक्विपमेंट वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट एट अ प्रीमियम ऑफ 4% पर एनम। यानी कि इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस किया तो था आपने डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में यार। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो और एसेट को ट्रांसपोर्ट करा के अपने पास लाना था, तो उसकी जो इंश्योरेंस रास्ते की थी ना, वो सर हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाया। अब जब एसेट हमारे पास आ गया
और अब हम लोग आंख से बचने के लिए या चोरी चकारी से बचने के लिए अब जो इंश्योरेंस करा रहे हैं, सर ये एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। समझ रही बात? ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने किया था इनिशियल मेजरमेंट में। अगर हम वहां पे इतनी सारी बातें नहीं करते तो अभी हम लोग उसको बाइफर्केट नहीं कर पा रहे होते। अब आपके जहनों में ये जरूर होगा, अच्छा परचेज प्राइस में ये 2-3 चीजें हैं। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर बहुत सारी राज की बातें, यानी कि अमूमन हम लोग परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इन तीनों में से कहां पे ज्यादा उलझते नहीं है। ना परचेज प्राइस में उलझते हैं, ना डीएसी में उलझते हैं, जितना मैंने आपको बता दिया। जो मेन क्वेश्चन मार्क आते हैं कि होगा नहीं होगा, वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वाला एरिया होता है। चलिए जी, आप बताइए, लाख प्लस 3400 प्लस 1100 प्लस 1900 इज इक्वल्स टू 1,01,06,400। ये वो अमाउंट है जिस पे आप अपने पास एसेट को अपनी बुक्स में करेंगे डेबिट। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ, जल्दी से आइए। इनिशियल कॉस्ट, पेज नंबर 6। जो अगला एरिया है ना, कौन सा है बोलो? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो वहां पे जब हम एसेट एक्वायर कर रहे होंगे, हमें क्या होगा, सिनेरियो दिया हुआ होगा, साथ में 10 की कॉस्ट दी हुई होगी। जब हम पीपी की कॉस्ट को सही मालूम ही नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद जो डेप्रिसिएशन, एसएलएम, आरबीएम, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन, वो भले हम सही कर रहे होंगे, लेकिन क्या है कि हमने एसेट को जो डेबिट करना था ना यार, साला वही सही डेबिट ही नहीं किया, तो इसका मतलब मैं इसी चीज में ही उलझा हुआ हूं। समझ आ रही है बात? मैं एक्सचेंज में एसेट को यार इतने से डेबिट करूं, उतने से करूं। मैंने यार खुदा की कसम इतनी दफा बात समझाने की कोशिश की है कि आपके जहनों में बात बैठ गई है। आ जाइए, A Limited bought a special bread making plant on 1st January 20x1. Details of which follows. Purchase price दी हुई है, जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो आप, डायरेक्टली आप काम, या तो अपने पास जिनके पास हैंडआउट है वो प्लस माइनस लगा दें। 5 लाख क्या होगा, प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल, प्लस इंस्टॉलेशन, प्लस फ्यूल। होल्ड ऑन, एसेट को चलाने में या एसेट को वहां से यहां तक लाने में, क्योंकि एक नॉर्मल फ्यूल जो हमारा लग रहा होता है एसेट को चलाने में, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनकर्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, प्लस भाईजान जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है या जो ओवरहेड्स हैं, हमारी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि ये ऑनगोइंग कॉस्ट है, ये ऑनगोइंग कॉस्ट है। आ जाए जी भाई, पार्टी हुई, जैसे हम होता है ना, हमने कोई नया घर खरीद लिया है, नई गाड़ी खरीद ली है, नया फोन खरीद लिया, हम दोस्त को बोलते हैं यार जानी पार्टी कब दे रहा है, तो यहाँ पे नया एसिड आ गया, तो एम्प्लॉइज अक्सर ये बोल रहे होते हैं सर पार्टी तो दें, वो नया एसिड आ गया। अब बताइए, इतना तो मैंने आपका जहन बना दिया, पार्टी शार्टी की कॉस्ट को अगर हम लोग कैपिटलाइज करने लगे तो हम हर रोज सुबह दोपहर शाम पार्टी 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 लगे होंगे, और एसिड की कॉस्ट आए रोज बढ़ी रही होगी। तो उसने बोला यार ये तुमने हरकत नहीं करनी। समझ आ रही बात? तो माइनस नहीं कीजिएगा, सही है, मतलब इसके सामने आप लिख दें नॉट एप्लीकेबल, N/A, नॉट एप्लीकेबल। स्टाफ ट्रेनिंग बड़ी तफसीली बात हो गई है। टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट ऑपरेशनल बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड प्रोसीड फ्रॉम सैंपल, सेल ऑफ सैंपल एंड बाय प्रोडक्ट। सर एसिड की कॉस्ट में इसका कोई इफेक्ट नहीं जानना है, P&L। अच्छा, एडमिन कॉस्ट कहां जाएगी? एडमिन कॉस्ट P&L, स्टाफ ट्रेनिंग P&L, प्रोसीड फ्रॉम सैंपल P&L, एडवर्टाइजमेंट P&L। डन है? हाँ ना यार, अगर मैंने अभी बात बोली ना, अगर पार्टी को कैपिटलाइज करें यार, बात नहीं हुई, चलो आ जाओ पार्टी करते हैं। एसेट तो आए दिन कम होने की वजह उसकी वैल्यू बढ़ती चले जा रही है। एडवर्टाइजमेंट P&L, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। भाई एसिड बन गया, प्रोडक्ट बिकी नहीं रही, अगर उस लॉस को भी हम एसिड कॉस्ट में शामिल कर लेंगे तो हम और करो लॉस, और कराओ लॉस। समझ आ रही है बात? इसका मतलब वो जो ऑपरेटिंग लॉस है वो भी कहां जाएगा बोलो? P&L। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूवल एट द एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ, फ्यूचर अमाउंट पेबल इज इतना,
प्रेजेंट वैल्यू रेट डिस्काउंट रेट इतना, तो यहां पे हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है कितनी है 70031 और प्रेजेंट वैल्यू कितनी नजर आ रही है 27020। आप मुझे बताओ क्या कैपिटलाइज होगा 27020। भाईजान इसमें अगर आपको लाइव दी भी होती, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, डिस्काउंट रेट गिवन है, अगर लाइव गिवन होती ना तो आप प्रेजेंट वैल्यू जो निकालते वो कितनी आती 27020, इसलिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दी है। अच्छा जी, अब आगे देखें, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस वाज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू डंप अनसोल्ड स्पेशल ब्रेड एट सी सिंस द एडवर्टाइजिंग हैड नॉट येट क्रिएटेड सफिशिएंट डिमांड। भाई डबल रोटी हमने बनाई, ठीक है जी, नहीं बिकी, हम नेटी जेटी गए, हमने वो सही है वो आटा होता है, हमने डबल रोटी को किया और उसमें कुछ डाला वाला और वो मच्छी को खिला दिया, हमने बोला शायद मच्छियों की दुआ वो लग जाए, तो कॉस्ट तो लगी हमारी। अब आप मुझे बताइए, ये ऐसी निटी जिटी की कोई बात थी नहीं, हमने ऐसे ही ऐड कर लिया। वो होते हैं ना आटा फेंक रहे होते हैं, यहाँ पे हमने डबल रोटी, हमने बोला किसी की तो पेट में जाए। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस के बारे में उसने ये बोल दिया कि भाई वो स्पेशल ब्रेड थी, हमने जाके समंदर में जो ना मच्छियों को खिला दी। ठीक, आप खुद मुझे बताओ ना, अब आपको अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो आप फौरन ही, थोड़ा सा मैं इररेलेवेंट भी गुफ्तगू कर रहा होता हूँ लेकिन उसको रेलेवेंट बनाने के लिए अब आपको समझ आ रही है, सर अगर ऐसी कॉस्ट को हम शामिल करने लग गए तो फिर हम तो बोलेंगे अल्लाह करे हमेशा लॉस होते रहे, मच्छी को खिलाते रहे, हमारे एसेट आए रोज कम होने के बजाय उसकी वैल्यू एप्रिशिएट ही हो रही है। सर ये मुनासिब बात नहीं है। आप मुझे बताएं, प्लस माइनस करने के बाद फॉर द लास्ट टाइम 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 10,980 प्लस 27,020 इज इक्वल्स टू 7,13,000 से हम लोग एसेट को कराएंगे डेबिट। अच्छा जी, चलें कुछ एग्जांपल्स को स्किप कर रहे हैं, आ जाइए पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे आ जाओ, पेज नंबर 8 पे आ जाइए। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट की। अब वो जो पीछे हमने छोड़ी है ना वो सारी एग्जांपल्स ही हैं, वो मजेदार एग्जांपल है, मतलब उसमें जो भी हमने लर्निंग की है उसी बुनियाद पे हमने वो सॉल्व करना है कि क्या प्लस होगा क्या नहीं होगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे आ जाइए, शाबाश। पीपीई परचेज किया है 2 मिलियन का, कब किया 1/1/23 पे। डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है बोलो 6 लाख, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में उसने क्या बोला हुआ है, क्या बोला, टू बी इनकर्ड रुपीज 4 लाख ऑन 31/12/24। डिस्काउंट रेट इन्फ्लेशन रेट इज 10%, लाइव 2 साल, कॉस्ट ऑफ एसेट एंड जर्नल्स। ठीक है भाई, आ जाइए। अच्छा, जो पीछे अभी हमने सवालात छोड़े हैं वो जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे, लेकिन उन सवालात में भी हमने क्या सॉल्व करना है यार। जो पीछे हमने काम सीखा था ना इधर इनिशियल मेजरमेंट में, ये तो हमने, आपने जैसे बोला सर कुछ एग्जांपल्स दें, हमने एग्जांपल्स भी ली बात को समझने के लिए। अब प्रॉपर हमारे पास ये जो इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से ये सवालात आ रहे हैं। ये जो अभी हमने किया निपॉन वाला, अभी हमने किया वो WT अंडे वाला, ठीक, और भी जो 2-3 एग्जांपल्स हमारे पास रहेगी उनका भी ताल्लुक किससे है बेटा, इनिशियल मेजरमेंट्स। पेपर में क्या आएगा सुनिए, काश आते। अब ये देखो जो अभी हम सवाल देख रहे हैं इसका ताल्लुक पास्ट पेपर से है, लेकिन ये वो उन सालों के पास्ट पेपर्स हैं जो कि बहुत पहले के पास्ट पेपर्स हैं। तो सर अब क्या ये आएगा, सुने, बात कर रहा होगा रिवैल्यूएशन मॉडल, डिस्क्लोजर और ये और वो, अचानक से ना बीच में आ जाएगा इनिशियल मेजरमेंट, रिलेटेड इशू, रिकग्निशन इशू, ये दोनों एकदम फिट हो जाएगा। और चल रहा होगा एक भारी भरकम सा सिनेरियो, बीच में आके ठोंगे मारेगा, मारेगा जरूर ठोंगे। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, यानी कि हम जा रहे थे सीधे रास्ते पे डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करते हुए, बीच में आगे इनिशियल मेजरमेंट का कोई पंगा। ठीक, अगर आपको ये चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं ये क्लियर नहीं होगी तो उसका मतलब आप जा तो रहे होंगे स्ट्रेट,
लेकिन जो बीच में आके आपको तंग करेगा वहां पे आप लोग पूरा ट्रीटमेंट गलत कर देंगे। तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा अगर आप सही से इसको समझे ना। पेज नंबर कौन सा 11 है 8 है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करें कौन सी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाली। ठीक है बेटा, आइए इसका जरा सिनेरियो हम बना देते हैं। ये है ईयर 0, ईयर 1 और ईयर 2। हम उसी अंदाज से काम करें जो हमने बोर्ड पे समझा था। बेटा बताओ परचेज प्राइस कितनी है? चाहिए जी, रुपीज इन मिलियन कर दिया मैंने। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बताओ। 0.6 करूं? डन है, चलो होल्ड ऑन सर। और भी कुछ है हमारे पास, क्या है हमारे पास मजीद और बताएंगे? शाबाश। हमारे पास 0.6 नहीं आएगा, 600 आएगा, क्योंकि रुपीज इन मिलियन है ना। तो फिर रुपीज इन मिलियन नहीं लिखूंगा, फिर ऊपर 2000 आपने गलत देखा। हाँ ऐसा नहीं भाई यार, ये रुपीज इन मिलियन थाउजेंड में आप फंसे हुए तो नहीं है, मैं क्लियर कर दूं ये वाली बात। तो फिर मैं जो लिखूंगा यहाँ पे वो किस पे लिखूं? रुपीज मिलियन 2। अब ये चीज सही है, इसमें आप लोग प्लीज फंसिएगा नहीं, वरना हम समझने जा रहे हैं ये और यार ये जीरो सर ने पता चला सारी बातें हो गई, हम इसी में फंसे में। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग कॉस्ट। चाचू प्रेजेंट वैल्यू होल्ड ऑन है कितना? 4 लाख। होल्ड ऑन 0.4 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर कितनी है? 2। 0.33 कर लें। अगर आप इसमें कहीं उलझ रहे हो तो मैं यहाँ पे पूरा 2 मिलियन लिख दूं, चाहिए? इसमें हम फिर 1 to 1 कभी मौका लगेगा बात कर लेंगे कि वो थाउजेंड्स और मिलियंस वगैरह का क्या मसला है। ठीक है बेटा बताओ। 2 डन है, सही है जी। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो ये नहीं ना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है? शाबाश 0.4 मिलियन। सही है बेटा, आइए जरा शाबाश यहाँ पे 1,123 जर्नल्स बनाने जा रहा हूं। पीपी डेबिट 2.93, कैश या बैंक क्रेडिट कितना? 0.6 और प्रोविजन क्रेडिट 0.33। डन है, ये काम मैं आपको करवा भी चुका हूं, सवाल प्रैक्टिस की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। 31/12/23 बोलो बेटा। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कैसे? 2.93 डिवाइडेड बाय 2 बोलो। 1.465 डन है। अच्छा जी, अब आप बताइए, एक और काम होना है, वो और काम ये होना है, सुने, लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड की है ईयर 0 पे, ठीक, वो कितने पे रिकॉर्ड की है बोलो? 0.33 पे।
0.4 पे क्यों नहीं? जवाब क्योंकि प्रेजेंट कम है और वैल्यू ज्यादा है। ठीक, समझ रही बात? लेकिन सर जब साल गुजरा तो हमें दिख ये रहा है कि हमने अमाउंट जिसकी अदायगी होनी है इन सारे रिस्टोरेशन के लिए, डिसमेंटलिंग के लिए, अनइंस्टॉलेशन के लिए, वो है तकरीबन 0.4 मिलियन। तो यार एंड पे, यानी कि साल जब गुजरा, पहले साल के एंड पे हम ये देख रहे हैं कि उस अमाउंट की अदायगी के वक्त मजीद करीब आ रहा है। सही है जी? और लायबिलिटी का बढ़ना 0.33 से साल गुजर गया, लायबिलिटी का बढ़ना बिकॉज ऑफ टाइम इंटरेस्ट को आवाज लगाता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा जब तुम ये बात समझ ही गए हो तो बेटा इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने में देरी ना करो। तो उसने हमसे यहां पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इस बात को समझने का एक और एंगल, इसको तुम यूं अज्यूम करो, ईयर एंड पे खड़ा हूं, पहले साल के एंड पे, इसको तुम यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर चुके हो, ठीक, लेकिन तुमने पे नहीं किया। तो सर जब पे नहीं किया तो इसका मतलब लायबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी है प्रेजेंट वैल्यू पे। तो मैं ईयर एंड पे देख रहा हूं, अभी भी पे नहीं हुआ, तो यार ईयर 0 से ईयर 1 का एंड आ गया, तो इसका मतलब वक्त तो गुजरा। तो सर जब वक्त गुजरा तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी अभी भी वही होगी? नहीं, लायबिलिटी बढ़ी। तो मैंने उस एंगल से बात की, इस एंगल से बात की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बार बार हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपके जहनों में ये बात बैठ जाए। तो स्टैंडर्ड ने हमसे बोला कि तुम भाई क्या करो, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो, एंट्री बनाओ, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 0.33 का 10%। बोलिए 0.033। ये हुआ पहले साल का एंड। चलो जी अब आओ 31/12/24 पे क्या होगा? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 ठीक है बेटा, अब बताएं, समझ आ रही है बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि थ्रू आउट फाइनेंस में आपको काम जरूर आना है। तो 31/12/24 हम लोग ने देखा पेमेंट अभी भी नहीं हुई, लेकिन ईयर 0 पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कितने से की थी? बोले 0.33। ईयर 0 से ईयर 1 तक लायबिलिटी यार कुछ तो बढ़ी ना, फिर यहां से लेके यहां तक कुछ तो बढ़ी, तो बढ़ के कहां तक पहुंच जानी चाहिए जितने पे हमने इसको इनिशियली एस्टिमेट किया था। तो यहां पे हम लोग बढ़ाएंगे और क्रेडिट क्या कराएंगे? प्रोविजन क्रेडिट होगा। अमाउंट जो आएगा ना 0.33 प्लस 0.033 का 10%, 0.036। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी और बढ़ के कहां पे आके रुक गई, कहां तक पहुंच गई? 0.33 प्लस 0.033 प्लस 0.0363 इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट कितना बन गया होगा आपका? मतलब वही तकरीबन 0.4 मिलियन हो गया या 4 लाख। तो ये है इसकी जर्नल्स। अगेन आई रिपीट कि जो इन सारे काम के बाद अगली क्लास में जो हमारा काम शुरू होगा सही मायनों में IAS 16 वहां से स्टार्ट होगा। और PRC 4 में जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी, टी अकाउंट्स और वो सब कुछ,
तो समझे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमारा काम वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से हमने PRC4 को खुदाफिज किया था। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, करने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है। हम जो इसकी सवालात रह गए ना, कितने सवालात रह गए? पेज 7 पे एक क्वेश्चन रह गया। करना चाहते हैं तो बस जल्दी से आके देख लेते हैं। पेज 7 पे आ जाइए बेटा, पेज 7 पे आओ। पेज 7 पे जो आपको एग्जांपल आई कैप स्टेट एक्शन मिली है, आपने अब बता देना है कि क्या प्लस क्या माइनस होगा। जल्दी से आ जाए पेज 7। Alex Limited has purchased a large item of plant. The following costs were incurred. List price क्या होगा? प्लस है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? माइनस है। डिलीवरी प्लस है। इंस्टॉलेशन प्लस, जगह की तैयारी हो रही है, खर्चा लगा 2 लाख प्लस आर्किटेक्ट फी प्लस है भाई। आर्किटेक्ट से जो डिजाइन करवाने की कॉस्ट है हमारी, ताकि हम प्लांट को वहां पे रखें, प्लस एडमिन कॉस्ट। नो माइनस नहीं होगा, ना ये प्लस होगा ना ये माइनस होगा, ये P&L में जाएगा। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड AL a license to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site to its former condition at the end of the plant life. AL has estimated the amount of 250 million in present value terms for the related obligation. बोले ये क्या हो जाएगा? 250 प्लस। जल्दी से इन सबको प्लस माइनस करने के बाद बताओ एसिड कितने का पड़ गया? 1640000 या 1.64 1640000 डन है, कोई मुश्किल बात नहीं। नोट देखिए एक लिखा हुआ है सर, अगर ये सुनिए, AL has estimated the amount of 250 million, अगर सिर्फ ये लिखी हुई होती बात और आगे ये नहीं लिखा हुआ होता इन प्रेजेंट वैल्यू, तो सर हम इसको प्रेजेंट वैल्यू मानते हैं या फ्यूचर वैल्यू मानते हैं, हम क्या मानते हैं? आओ जरा नोट पढ़ते हैं। इफ डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन एंड नथिंग इज मेंशन that dismantling cost is present value or future value, then it is assumed it as present value। क्या समझे बात? डिस्काउंट रेट नहीं गिवन, ये भी नहीं बताया हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है, तो हम लोग उसको क्या अज्यूम करते? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। ये भी आपके जहन में अगर सवाल आए, इस तरह का डिस्काउंट रेट ना गिवन हो और ये भी ना पता हो कि फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू है, तो उसको क्या हम लोग अज्यूम करेंगे? तो बोल दिया कि भाई इसको प्रेजेंट वैल्यू अज्यूम करें। आगे बढ़ें जल्दी से। कैलकुलेटर आपके हाथ में ले लीजिए। लिस्ट प्राइस कितनी है? 8 लाख। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो डायरेक्ट 8 लाख का 90% से कैलकुलेशन उठाओ। 8 लाख का 90% लो, डन है। चलो मेरे भाई आगे बढ़े। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होगा? ऐड। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड। आर्किटेक्ट फी ऐड। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड। इनकम टैक्स एडजस्टेबल या रिफंडेबल? सर ये नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। इनकम टैक्स एडजस्टेबल है तो ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड। फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट ऐड, है ना? ऐड ना। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, वो चुंगी चार्जेस हैं ये, ऐड। लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट क्या होगा? ऐड। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड। एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमैंटलिंग विच कंपनी इज लायबल टू पे। 5000 आ गया। अब आपके जहनों में सवाल आएगा कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? तो ये वाली बात मैंने आपसे ऊपर जान के कर दी थी डिस्कस, ताकि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। चाहिए क्या होगा? ये 5000 प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग
द मशीन। एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस, हमारी एसिड के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, नॉट एप्लीकेबल। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, सर ये रिकरिंग कॉस्ट है, ये एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। रिकरिंग कॉस्ट मतलब मुसलसल इनकर होने वाली कॉस्ट। लाइसेंस फॉर द ईयर, ये भी रिकरिंग कॉस्ट है, हर साल हमने लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ट्रायल, अच्छा एडमिन कॉस्ट नीचे नजर आ रहा है, नहीं होगा। ऊपर देखिए ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ करके अमाउंट आता है 1900, हमने इसमें से अमाउंट लेना कौन सा होगा? 4000। यार ये हमने बात की थी ना प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, 3 लाख में बेच दिया था। 4000 खर्चा आया, 2100 का बेचा, तो बेसिकली कॉस्ट माइनस सेल्स होता है। ये कॉस्ट माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू नेट सेल्स प्रोसीड्स। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे? 1900 लेंगे या 4000 लेंगे या 2100 लेंगे? क्या लेंगे इसमें? सर 2100 जो है ना, अब IFRS में अपडेट के बाद 2100 P&L में इनकम में जाएगा और 4000 जो है वो एसिड की कॉस्ट में शामिल होगा। तो आपने 1900 का कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ 4000 को एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। बोलिए कितना बन गया? 776 000। यही आया, कुछ और आया? 767। देख लें कैलकुलेशन का मसला ना हो। मैं सिर्फ सेकंड लास्ट पॉइंट की वजाहत कर दूं कि इस सेकंड लास्ट पॉइंट में हमें 4000 भी गिवन है, 2100 भी गिवन है और इनका नेट जवाब भी गिवन है 1900। सुनो बेटा, अगर स्टैंडर्ड में अपडेट प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग के हवाले से नहीं आती, सुनिएगा, तो हम लोग क्या करते? 1900 को एसिड की कॉस्ट में शामिल करते। लेकिन चूंकि अपडेट आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4000 को एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, सिर्फ 4000 को एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अब सिर्फ एक ही एग्जांपल रह गई है, तो इंशाल्लाह इस एक एग्जांपल को हम लोग कहीं ना कहीं किसी क्लास में डिस्कस करके फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वाले एरिया पे मूव कर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास से जो काम हमारा स्टार्ट होना है, सही मायनों में जो IAS 16 है उसका न्यूमेरिकल पार्ट सही मायनों में अगले पार्ट से शुरू होना है। और अगला पार्ट हमारा कौन सा है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, जहां पे हम लोग कुछ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो IAS 16 ने हमें बताए हैं कि एसिड को आगे आने वाले वक्त में मेजर किस तरह से किया जाएगा। तो या तो हम लोग एसिड को बेस बना के डेप्रिशिएट करेंगे, या तो हम एसिड की कॉस्ट को बेस बना के डेप्रिशिएट करेंगे, या तो हम हर साल 2 साल में एसिड की फेयर वैल्यू मालूम करेंगे और जो फेयर वैल्यू आएगी उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो इस के हवाले से हमारा डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास से स्टार्ट होना है। अभी फ़िलहाल हम क्लास को यहाँ पे रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।